गुड इवनिंग। आशा है सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग, वेलकम। आशा है सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं। अभी आपका चैट मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन क्लास शुरू हो गई प्रतीत होता है। एक बार फिर से चैट चेक करना चाहता हूं, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्लास तो दिखाई दे रहा है, लेकिन चैट में कुछ अभी मुझे चर्चा नहीं दिखाई दे रही है। सभी लोगों का ऑडियो वीडियो ठीक है? तो गुड इवनिंग। अभी चैट मुझे एकदम डिसेबल्ड दिखाई दे रहा है, किन्हीं कारणों से। हो सकता है चैट ना चल रहा हो सकता है चैट ना चल रहा हो। तो सभी छात्र आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से लॉगिन कर रहा हूं। सभी छात्र में लग रहा है इसमें। तो सभी छात्र मुझे देख तो पा रहे हैं, चैट नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं, अगर चैट एनेबल्ड नहीं है, बाकी मैं अपनी तरफ से क्लास शुरू कर रहा हूं। एक बार फिर से मैं ऐप को रिस्टार्ट कर रहा हूं। शायद किन्हीं कारणों से मेरे ऐप में नहीं दिखा रहा है। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एंड वेलकम। तो सभी लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी, चैट नहीं आ रहा था, अभी मुझे दिखाई दे रहा है। तो वेरी वार्म वेलकम। और अभी एक त्योहार चल रहा था, हम लोग नवरात्र की शुभकामनाएं, और इसी के साथ आज रमज़ान के पावन महीने पर रमज़ान मुबारक सभी लोगों को। और इन दोनों दोनों शुभ अवसरों पर मेरा विश्वास है और मेरी उम्मीद है कि आप सब अपनी जितने भी प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पर फलीभूत होंगे और आप सबको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। तो बेस्ट विशेस और रमज़ान ऑल्सो, रमज़ान मुबारक। कुछ जो छात्र मुझे किन्हीं कारणों से लाइव नहीं देख पा रहे, अगर आप रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में भी सारी गतिविधियां वो होंगी। ठीक इसको उसी तरह से लें जैसे आप लाइव क्लास लेते हैं। अगर किन्हीं कारणों से अगर आप लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो सभी के लिए विशेष एंड लेट अस स्टार्ट। तो प्रारंभ किससे करेंगे? प्रारंभ कर रहे हैं हम कुछ प्रश्नों से। जो प्रश्न आए हैं, जो काम के प्रश्न है, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका बहुत औचित्य नहीं होता, तो वो समय हम बचाएंगे, लेकिन जो काम के प्रश्न है वो जरूर करने चाहिए। तो पहला प्रश्न ये आया है कि पैटागोनिया तो एटलस में मरुस्थल है, आपने पठार बताया। पैटागोनिया मरुस्थल है, लेकिन सर आपने पठार बताया। पैटागोनिया, एटलस कहती है कि मरुस्थल है, डेजर्ट है, और सचिन सर क्या कह रहे हैं? पठार है, प्लेटू है।
तो क्या हो गया? इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? ये केवल जानकारी की वजह से होता है। केवल जानकारी, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे तो यही होगा। केवल इंफॉर्मेशन आधारित अगर आपकी पढ़ाई है कि सिर्फ सूचना मिली है, उसके आगे नहीं है, सोच नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये गड़बड़ होगा। मरुस्थल है, मरुस्थल रहे अपनी जगह। पठार क्यों नहीं हो सकता? पठार क्यों नहीं हो सकता? क्या हम नहीं जानते कि मरुस्थल तो एक क्लाइमेटिक रीजन है, ये तो जलवायु संबंधित क्षेत्र है, ये जलवायु क्षेत्र है। और पठार क्या है? ये एक भौतिक स्थलीय क्षेत्र है। भौतिक स्थलीय क्षेत्र। आप यूं समझिए, ये दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका के यहां पर एक पठार है। मैंने कहा ये पठार है भाई, पठार है, इसमें दिक्कत क्या है? पठार तो पठार है। पठार क्या होता है? समुद्री सतह से ऊंचा फ्लैट क्षेत्र, तो ये उठा हुआ क्षेत्र है। अब यहां पर जलवायु कैसी है? ये मरुस्थल भी है, तो क्या दिक्कत है? लो बताओ। अब सोचिए, अब सोचिए, बहुत से लोगों ने ऐसा ही सोचा होगा, बहुत से लोगों ने ऐसे ही सोचा होगा। सोचे यार क्या सवाल पूछे, सर जो है कुछ जवाब देंगे नहीं देंगे, सर हमारे में तो मरुस्थल है, आपके में पठार लिखा हुआ है, बताइए। अब ऐसा लग रहा है ना कि यार ये तो सही बात है। पठार मैंने बताया, मैदान, पर्वत, पठार ये स्थल की चीजें हैं ना, और मरुस्थल तो एक जलवायुविक दशा है जिसमें पानी की कमी है। कॉमन सेंस बच्चों, कॉमन सेंस। फिर बताना चाहता हूं, जितने लोग केवल रट के पहुंचेंगे वो केवल इसी स्तर तक आएंगे, केवल इसी स्तर तक आएंगे। उनके पास कुछ जानकारी होगी। जो समझ के पहुंचेंगे वो कुछ ज्यादा करेंगे, समझ के पहुंचेंगे कुछ ज्यादा करेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? तो आप अपनी चैट पे जो भी डाउट्स हैं वो आप लिखते रहा करें, मुझे पास सब आ जाता है, मेरे कोऑर्डिनेटर्स मुझे सब सूचना देते हैं। मैं चाहता हूं, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी मैं ऑनलाइन क्लासेस में कर रहा हूं वो ऑफलाइन के समतुल्य हो, तो आपको पूरा बराबर उतना ही मिले। ठीक है, तो पहला प्रश्न आसान प्रश्न था, लेकिन हम कहां फंस गए? हम जानकारी में कैद हो गए। हमारे पास कुछ तथ्य हैं, आंकड़े हैं, हमें पढ़ाया गया कि भाई पैटागोनिया तो मरुस्थल है, बट हमने सोचा ही नहीं कि पठार क्या है। पठार एक भौतिक चीज। अच्छा, अटकामा समुद्र तट पर होते हुए भी मरुस्थल क्यों है? अब यह भी बड़ी अजीब सी बात है। समुद्र के तट पे मरुस्थल क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मैं किताबों से पढ़ के कम पढ़ाता हूं भूगोल, मैं भूगोल में जाके ज्यादा पढ़ाता हूं। मैंने विश्व में इन सारी चीजों का अनुभव किया, तो मुझे अजीब नहीं लगता, मुझे अजीब नहीं लगता। लेकिन हां, आपकी क्योंकि कल्पना नहीं है, केवल जानकारी है, तो हो सकता है कि आपको अजीब लगे। तो मेरा छोटा भाई एक फिल्म बना रहा था, दक्षिण भारत में फिल्म। आपने धनुष का नाम सुना होगा, धनुष का नाम सुना होगा, कोलावेरी डी के नाम से मशहूर हुआ। तो ये फिल्म बन रही थी, तो मेरे भाई ने कहा भाई हम लोगों को नामीबिया जाना है। मैंने कहा नामीबिया क्यों जाना है? बोला नामीबिया में शूटिंग करेंगे मरुस्थल में, मरुस्थल और सागर दोनों का सीन है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, हाँ नामीबिया बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि मैं नामीबिया गया हूं। नामीबिया में सागर का तट है, ये सागर का तट, और यहीं पर मरुस्थल है। तो जो आपकी कल्पना के परे है, आप कहां जाते हैं? केवल किताबों पे जाते हैं। इस फिल्म का नाम था, अब तो यहां पर तमिल भाषा में मारियान करके ये फिल्म हुई, धनुष की ये फिल्म है। ये सारा का सारा नामीबिया में शूट किया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नामीबिया अपने देश को फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म उद्योग के लिए कहीं ना कहीं अपने को पोजीशन कर रहा है, दुनिया में बता रहा है कि हम शूटिंग के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त एरिया है। तो ऐसी बहुत सी फिल्में बनेंगी, नामीबिया में बनेंगी। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देशों में इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक उद्योग। भारत भी अपने मरुस्थल को इसी तरह से सेवा क्षेत्र। फिल्म क्या है? फिल्म निर्माण सेवा क्षेत्र है, एंटरटेनमेंट। बहुत अच्छी तरह से भारत के मरुस्थलों का इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको डाउट हो तो जितना भी ये दुबई, यूएई जितना भी है, ये सारा का सारा टूरिज्म जो दुबई का है वो मरुस्थल पे आधारित है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका में चले जाएं, टेक्सास पूरा का पूरा क्षेत्र वो पेट्रोलियम पे आधारित है। उसी के साथ में जुड़े हुए मरुस्थल का क्षेत्र जो कैलिफोर्निया क्षेत्र है, और कैलिफोर्निया में लास वेगस नाम का दुनिया का सबसे बड़ा जुआ खाना कहां पर है? मरुस्थल में। तो मरुस्थलों में एंटरटेनमेंट के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए और कई उद्योगों के लिए, सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लिए अच्छा होता है। तो यहां पे किसी की कल्पना के परे था। फिर मैंने कहा मैं भूगोल, कल्पना
और किताबों से नहीं पढ़ाता हूं। मैं भूगोल देखता हूं, मैंने देखा है। तो समुद्र के तट पे मरुस्थल होना कोई नई बात नहीं है, आपने नहीं देखा। क्लास के अंत में हम उस प्रश्न पे फिर चर्चा करेंगे कि क्यों मरुस्थल पश्चिमी तट पर होते हैं। तो जिसने ये सवाल पूछा शायद आपने उस प्रश्न पे काम नहीं किया होगा। ठीक है, चलिए तीसरे पर आते हैं। तो चित्र फॉर्मेट में नोट रहने दें या लिखें? चित्र फॉर्मेट में नोट रहने दें या लिखें? ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। स्कूल में हमने पढ़ा सर्कल के बारे में। सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r। और इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ऐसा है या नहीं है? याद है ये फॉर्मूला? कितने लोगों को याद है ऐसा फॉर्मूला? अगर इसकी सरकमफ्रेंस परिधि निकालनी हो तो 2 पाई r रेडियस और एरिया में पाई r स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है? अब ये बताइए, ये आपने टेबल में लिखा या कहां लिखा? अरे ये आपके जीवन में आए, अब तो आपके दिमाग में चले गए, अब भूल जाइए इसको। तो ये जो आपको चिंता हो रही है कि सर मैं नोट्स को कैसे लिखूं, ये चित्र फॉर्मेट में ही रहने दूं या अलग से लिखें? बेटा अभी तैयारी कर रहे हो ना, तैयारी कर रहे हो तो आप चित्र बना रहे हो, चित्र में डालते रहो। अभी सभी लोग जो है कंटेंट सेक्शन को खोलकर देखेंगे। मैंने वहां पर शायद एक नया वो डलवाया है, देखिए उत्तर अमेरिका डला है या नहीं डला है। उत्तर अमेरिका के पेज पीडीएफ डल गया कि नहीं डल गया? तो लिखित में मैं दे रहा हूं बच्चों, आपको लिखित में मैं दे रहा हूं। अगर उसमें कुछ मिलता है अपने चित्र को अपडेट कर लीजिए। आगे याद करोगे कौन अपनी कॉपी खोलता है यार, ये तो हमारे दिमाग में छप गया। कोशिश कहां हो रही? दिमाग में छपने की। बहुत से छात्र असहज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एटलस में मिलता नहीं है। अरे यार हम तो अपने हाथ से अपनी एटलस खुद ही बना रहे हैं। आप बताइए कितने लोगों को पता है कि सर हमारे अपने हाथ के बनाए हुए में तो मिल जाता है, एटलस में खोजना बहुत मेहनत का काम है। तो विश्वास रखिए। ठीक है, तो चित्र फॉर्मेट में आपने क्लास में बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब आपको प्रिंटेड मटेरियल मिल गया, उसके साथ जोड़ दीजिए। तीसरा प्रश्न, हर एक पे 1-1 मिनट मुझे लगा कि बोलना चाहिए, तो छात्रों की मदद हो जाएगी। और मैं विश्वास कीजिए कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग इस परीक्षा के लिए बहुत सीरियस हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आपके सारे डाउट्स जायज हैं। उनमें हाँ जरूर होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चैट का वो दुरुपयोग कर रहे होते हैं, उनको मैं नकार सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ अमेरिका का बायोस्फीयर बताएं सर, ये तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही प्रश्न है। नॉर्थ अमेरिका का बायोस्फीयर बताएं। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा है, मैं आपको क्या बताने वाला हूं? मैं आपको स्थलमंडल बताऊंगा, लिथोस्फीयर। फिर आपको जलमंडल बताया मैंने, हाइड्रोस्फीयर। फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर, और बायोस्फीयर भी कराऊंगा। विश्वास रखिए, मेरा ही वादा है, मैं तोड़ूंगा नहीं। लेकिन सबका एक क्रम है। अभी क्लास तैयार नहीं है बायोस्फीयर के सिद्धांत समझने के लिए। जैसे जैसे आप सिद्धांत समझते जाएंगे, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत अच्छे फॉर्मूले निकल कर आते हैं। अगर हमें जलवायु समझ में आ गई तो वहां की वनस्पति झट से एक फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन वनस्पति का फॉर्मूला चाहेंगे सभी लोग कि वनस्पति रटनी ना पड़े। निश्चित रूप से आप लोग चाहेंगे कि वनस्पति रटनी ना पड़े, सर हमें फॉर्मूला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो फॉर्मूला कब आता है? जब हमारे पास जलवायु क्लियर हो। तो मुझे मौका दीजिए, मैं आपका वायुमंडल करा दूंगा, उस पर भी आऊंगा, चिंता मत करिए, बिल्कुल होगा। ठीक है, निकारागुआ की राजधानी तो बताए ही नहीं। अब ये वाला प्रश्न कितने लोगों को लगता है कि मुझे उत्तर देना चाहिए? मास्टर जी निकारागुआ की तो राजधानी नहीं बताए। अरे भैया अगर तुम मानचित्र लेके बैठे हो तो आंख के सामने ही तो है, कि मोतियाबिंद थोड़ी है कि नहीं देख पाओगे। वैसे मैंने मानागुआ बोली थी भाई, बोली जरूर थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब बिल्कुल ऐसा है कि सर लिखवा दो तो आप ये समझ सकते हैं कि बहुत से लोग, कल एक ने लिखा हम सब लेकर बैठे हुए हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे तो नहीं बैठे हो, लेके बैठने को कौन कह रहा है? काम करने को कह रहे भाई, काम करने को। तो निकारागुआ की राजधानी, इस पर मेरा सभी लोगों से प्रश्न है, मैं क्लास टेस्ट से क्यों ना शुरू करूं? जल्दी से मुझे 7 केंद्रीय अमेरिका के देश बता दीजिए। केंद्रीय अमेरिका देश जल्दी से बताएंगे। कितने लोग? यहां पे नहीं लिखना है बच्चों, यहां पे नहीं लिखना है, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूं। 3 4 5 6 7 देखूं कितने लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जल्दी से लिखेंगे। यहां बिल्कुल नहीं देखना है,
मेरे को बिल्कुल नहीं देखना है सर, हम सब लेके बैठे हुए हैं, हमको क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा है। बैठो मत, खड़ा हो जा, हम भी खड़ा होके पढ़ा रहे हैं, जल्दी से करो। बैठे हुए हैं, ये बुद्धि चलाओ, जल्दी से। 1 से 7 आपको फॉर्मूला लिखवाया था, बिग हैन बड़ी मुर्गी, और 2 और थे उसके बाद। बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरा, एल सेल्वाडोर और निकारागुआ। और ये दोनों रखे थे जिनमें बात हो रही थी नहर बनाने की, कोस्टा रिका और पनामा। कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है, पनामा में नहर बन गई थी। और मुझे ये भी याद है, बताइए छात्र क्या लिख रहे हैं कमेंट, हमें पता ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे हैं। सर बैठे हुए हैं, हमको समझ नहीं, काहे बैठे हुए, होमवर्क दिए थे हम, होमवर्क दिए थे कि नहीं दिए थे, कि इनकी राजधानी बी से क्या बताई थी, बेलीज की बेल्मो पेन ही निकल जाएगी, बताई थी कि नहीं बताई थी, बताई थी। जी से ग्वाटेमाला सिटी निकल गया था, निकला था कि नहीं लिखा था। एल सेल्वाडोर से सैन सेल्वाडोर, ये बता दिए थे हम बोले निकारागुआ मानागुआ। आप सोचिएगा कोस्टा रिका में सैन होसे हम बताए थे, और पनामा का पनामा सिटी बताए थे कि नहीं बताए थे। निकारागुआ की मानागुआ हो गई थी, हंडूरा की टेगुसिगाल्पा हो गई थी। तो जितने भी छात्रों ने ये किया और आपके 7/7 आए तो बहुत अच्छी बात है। 7 आउट ऑफ 7, वेरी गुड। 7 आउट ऑफ 7 अगर आपके आए हैं बहुत अच्छी बात है। आपको यहां नहीं लिखना था, मैंने कहा क्लास में 2 लोग बैठे हैं आप और मैं, क्लास में 2 लोग बैठे हैं आप और मैं, ठीक है। अब क्लास में मैं उनकी बात करना चाहता हूं जो छात्र फंसे हुए हैं, जिनके 7/15 आ रहे हैं, 8/20 आ रहे हैं, ठीक है, 7/15 8/20। जिन लोगों के अच्छे अंक नहीं आ रहे हैं, मैं आपका भी आत्मविश्वास चाहता हूं। आपका आत्मविश्वास क्यों नहीं आ रहा है? आपका आत्मविश्वास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप नया तरीका नहीं ले रहे हैं, आप पुराने तरीके पे फंसे हुए हैं। पुराना तरीका क्या है? सचिन सर खत्म करेंगे, हम केवल लिखेंगे, हम सब लेकर बैठेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम रटेंगे, फिर हमारा 20 नंबर का हम टेस्ट देंगे, तब 20 आएगा। ये पुराना है। नया क्या है? नए में विश्वास करिए। इस प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक रूप से प्रक्रिया है कि अगर आप चीज को ढूंढते हैं, आपकी एटलस में मिला, अच्छी बात, नहीं मिला खुद ही चिन्हित कर दीजिए, खुद ही चिन्हित कर दीजिए। और नए में तरीका देखिए, जादू अनुभव तो करिए। आपने कोई चील या बाज देखा है? चील या बाज बहुत ऊंचाई पे पहाड़ पर घोंसला बनाता है और बाज के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे चूजे, और बाज उनके लिए खाना लेकर आता है। चूजे की चोंच में खाना मां खिलाती है, मां चूजे की चोंच में खाना खिलाती है, कुछ समय तक खिलाती रहती है। कहां पर है? ऊपर पहाड़ पे है। चूजा किसमें है? घोंसले में है। बाज जो है वो मां आती है, चील आकर बच्चे को खिलाती है। एक दिन ऐसा आता है कि वो छोटे छोटे बच्चे जो अपनी मां को भगवान मानते हैं कि हमारी मां खाना लेकर आती है, एक दिन जब उनके छोटे छोटे पंख निकल आते हैं, मां बोलती कूद, मां बोलती है पहाड़ से, चट्टान से नीचे कूद। तो वो छोटा बच्चा ऐसे झांकता है, चूजा, अबे इतना गहरा। अब वो मां को देखता है, अबे मां हो या दुष्टा हो, बिल्कुल जान लोगी क्या? कूदवाओगी? जल्दी से बताइए। चील उन बच्चों पे तरस खाती है या उन्हें धकेलती है? जल्दी से बताइए। सर मेरे पास एटलस नहीं है। तो प्रदीप यहां कैसे आ गए? तू झूठी मैं मक्कार, फिल्म देखो बे, यहां कैसे आ गए? बोला मेरे पास एटलस नहीं है। तो यूं समझ लो युद्ध में आ गए बिना हथियार। कहे आ गए भाई? जल्दी से बताइए। बच्चे ऐसे देख रहे हैं, मां हो जालिम मां, बिल्कुल जान ले रहे हो, धकेल देती है कि नहीं? पहाड़ से नया नया चूजा जिसके छोटे छोटे पंख हैं, उसको धकेलेगी कि नहीं धकेलेगी? तो ठीक वही काम मैं मां बन के कर रहा हूं। कुछ लोग मुझे देख, क्या करवा रहे हैं, बिल्कुल ही जान ले रहा है, मेरे पास एटलस भी नहीं है मास्टर जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब लेकर बैठा हूं। अरे विश्वास तो करो अपनी चील मां पे। हर चील का बच्चा उड़ गया, जब तक कूदा नहीं तब तक उड़ा नहीं। मास्टर जी कोई डांट रहा है बैठ के,
करना क्या है, पुरानी चरस। सर हम ना प्रयास कर रहे हैं सर, हमारा एक दिन 20/20 आएगा सर। अबे यहीं आएगा, यहीं आएगा, विश्वास तो करो, जो कह रहे हो करो तो सही। सर घर जाके रटेंगे तब जाकर आए, फिर भूल जाओगे, यहीं पर आ गया समावेश हो जाएगा। ठीक है, तो चील के बच्चे और चील की मां को छोड़ दिया जाए, जितने लोगों के 7/7 आए बहुत अच्छी बात है। और जो जो मेरे मित्र यहां पे बिना एटलस बैठे हैं, विश्वास करिए, तू झूठी मैं मक्कार अच्छी फिल्म है। वैसे अच्छी मुझे लगी नहीं, बहुत बर्बाद फिल्म है। चलो पठान देख लेना, इस क्लास से बेहतर होगी अगर आप बिना एटलस बैठे हो तो। ठीक है, चलिए, ये होमवर्क था, सभी लोगों ने कर दिया होगा, आशा है ये भी हो गया। निकारागुआ, पनामा नहर के खिलाफ, पनामा नहर के खिलाफ निकारागुआ एक नहर बना रहा है चाइना के साथ मिलकर। ये एक सूचना आई है, सभी लोग, अरे ये तो सचिन सर ने बताया ही नहीं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहां गए हम, यहां पर है। तो बच्चों यहां पर एक नहर बनी हुई है ना, ये पनामा की नहर बनी हुई। यहां पे पनामा का कोलोन शहर है, यहां पर बल्बोआ शहर है। ठीक है, बल्बोआ और कोलोन शहर है, यहां पर है पनामा नहर। अब चाइना अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाना चाहता है, तो चाइना चाहता है कि मैं थोड़ा वर्चस्व यहां भी रखूं। तो उसने, और आप जानते हैं चाइना साहूकारी में लगा हुआ है, तो चाइना ने सोचा कि यहां पर कभी मेरी विश्व में लड़ाई हुई तो दुनिया कहेगी तुम्हें जो है पनामा कनाल में नहीं घुसने देंगे, क्यों नहीं, मैं दोस्ती कर लूं, मैं निकारागुआ से नहर निकालूंगा। आप बताइए, निकारागुआ की चौड़ाई देख लीजिए सभी लोग, और पनामा की चौड़ाई देख लीजिए। समझदारी तो नहीं है वहां से लगाना, लेकिन चाइना का पैसा पड़ा है तो डाल देगा। निकारागुआ लेने को तैयार हो रहा होगा तो ले लेगा। बट ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा तो थाईलैंड भी बात करने को तैयार है, चाइना निवेश करने को तैयार है, जब हो जाएगा तब की बात करें, तो चिंता ना करें। ये जो आपने बात कही, आपकी बात एकदम जायज है। आप जानते हैं सामरिक चीजें होती हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया कि ये नौवहन के लिए बहुत सामरिक चीजें होंगी, तो इसमें चाइना की साहूकारी देखें, इसमें चाइना का जियोपॉलिटिक्स देखें कि चाइना ये कोशिश कर रहा है। अब एक बात बताइए, क्या ये उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है कि नहीं है, है कि नहीं है? अब यूं बताइए कि नाटो के देश, नाटो समूह के देश, पाश्चात्य देश, पश्चिमी देश जो है, यूक्रेन को अपनी तरफ रिझा रहे थे कि नहीं रिझा रहे थे? ठीक है, रशिया ने आके यूक्रेन पे अटैक कर दिया कि भैया ये अपना है, इसको इधर उधर भटकाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहां बहुत ज्यादा चाइना होगा, तो क्या यूएस यहां पर दखल देगा या नहीं देगा? तो ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बट हां, अगर चाइना पैसा लगाना चाहता है, लगा रहा है, निवेश है। समझ में आया? ठीक है, तो जो आपकी बातें हैं बिल्कुल सही बात है, मैंने किसी का कोई प्रश्न नकारा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि आपके प्रश्नों में थोड़ी सोच और लगा लीजिए, और वो सोच जैसे जैसे विकसित होती जाएगी, आपकी समझ और पढ़ाई बेहतर होती जाएगी। ठीक है, सभी लोग, आशा है आपके प्रश्नों का उत्तर हो गया होगा, और मुझे यह भी लगता है किसी को ये प्रश्नों का उत्तर देना समय व्यर्थ नहीं लगा होगा, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं बहुत से लोगों को होती हैं। विश्वास कीजिए, मैंने चुन के ही प्रश्न लिए हैं, केवल ये वाला निकारागुआ की राजधानी बताएं, ये वाला मुझे लगा कि ये छात्र जो है एटलस देखकर वो काम नहीं करा। सुनिए, मैंने नहीं कहा मेरी क्लास में कॉपी पेन और एटलस लेके बैठिए, मेरी क्लास में काम करिए, लिखिए सोचिए, लिखिए सोचिए। ठीक है, एक छात्र ने एक प्रश्न पूछा है कि सर वो टेस्ट लेने से पहले ना पूरा का पूरा एक बार दोहरा दिया करें, पूरा का पूरा दोहरा दिया करें, तो सर उसके बाद टेस्ट लिया करें। अब एक बात बताओ, अगर पूरा दोहरा दिया और उसके बाद टेस्ट लिया तो चीटिंग होगी कि नहीं? पहले तो मैंने ही आपको सारा बता दिया, मैं जान के गैप देना चाहता हूं, इसे कहते हैं सरप्राइज टेस्ट। मुझे अपने पर विश्वास है, मुझे आप पर भी विश्वास है। अगर आपने वो प्रक्रिया फॉलो की है तो आपको आएगा, आप घबराओ मत, एकदम चिड़िया के चूजे जो हैं घबरा रहे हैं। चलिए, विश्व के भौतिक भूगोल की बात कर रहे हैं, आ जाएं इस पर। कल यहीं पर थे, कुछ हरा कुछ पीला कुछ पठार बताए थे, कुछ आप लोग थोड़े से बेचैन हो रहे हैं, तो उन सारी चीजों को मुझे काम करना है। फिर से करें, तैयार हैं सभी लोग? सभी लोग तैयार? चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक तरह का रिकैप भी हो जाएगा, एक तरह का रिकैप भी हो जाएगा, आप लोगों के साथ रिवीजन भी हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, 6 से 8 घंटे में मेरी क्लास के उपरांत 6 से 8 घंटे में अगर मानचित्र खोलकर आप एक बार दोबारा दोहरा लेंगे, बैठ जाएगा।
ठोक के बैठेगा, चिंता मत करो। तो जल्दी से यहां पे क्या करेंगे, विषुवत रेखा बनाएंगे और बड़ा वाला दक्षिण अमेरिका, बड़ा वाला, लेकिन अनुपात मत भूलिएगा, अनुपात में लगना दक्षिण अमेरिका ही चाहिए, है ना। ये ट्रायंगल आपको पता है टेरा डेल फ्यूगो है, तो इसकी हम बात करने वाले एक एक करके, ठीक है। मेरा पहला प्रश्न, कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं आपसे, सभी लोग कुछ प्रश्नों का उत्तर। दामिनी कुमारी कह रही सर सिलेबस भी बताइए। दामिनी जी नमस्कार, कैसे आना हुआ? दामिनी जी नमस्कार, कैसे आना हुआ आपका? अभी प्रकट हुए? तो दामिनी जी शुरू से हो रहा है, आज छठी क्लास है, क्लास अटेंड कर लीजिएगा। मैं सिलेबस से ही चलता हूं, मैं किसी और चीज से तो चलता भी नहीं, मैं कोई बहकी बहकी बात करता भी नहीं कि सिलेबस के बाहर की बात कर रहा हूं, इसी की बात कर रहा हूं। हाँ, उससे जुड़े हुए मुद्दों में बहुत सारी रुचिकर बातें होती है मेरे पास, मैं उनको जरूर शेयर करना चाहूंगा, तो सिलेबस पे भी लाइट डालें। इस कमेंट के बाद मैं चुनता हूं कि मैं कमेंट नहीं देखूंगा, क्योंकि बचकाना कमेंट ऐसे समय में आने लगते। तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न सभी लोगों को, अब आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1 जल्दी से बताएंगे। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण अमेरिका में कितने देश? दक्षिण अमेरिका में कितने देश? देशों की संख्या जल्दी से बताइए। कहां से पता चलेगा? राजनीतिक मानचित्र पर। राजनीतिक मानचित्र, थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, गिन लीजिए। आप गिनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बेकार में नहीं तो रटना पड़ेगा। गिन लीजिए जल्दी से, जल्दी से देख लेंगे। सभी लोगों से मैं चाहता हूं कि एक बार देख लीजिए, कल हमने भौतिक मानचित्र किया था, आज राजनीतिक कर रहा हूं। सभी लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मुझे 13 मिली, मैंने गिना। ये प्रक्रिया कर लोगे तो याद हो जाएगा, ये प्रक्रिया कर लोगे तो याद हो जाएगा। 13, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। 13 में दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? देख के बताएंगे, सिर्फ देखने में पता चल जाएगा, रंग से पता चल जाएगा। तो बहुत बड़ा लग रहा है, ब्राजील। ब्राजील सर, ये हमें पता था, याद था। अगर आप पहले भी कहीं पे कुछ कर चुके हैं तो याद छोड़ दीजिए, पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। बिल्कुल, अब यहां पे टाइप नहीं करेंगे, मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा, ब्राजील सबसे बड़ा है और लगभग सारे देशों को छूता है। इस देश की सीमा ब्राजील से नहीं मिलती, सीमा ब्राजील को नहीं छूती। जल्दी से देख के बताएंगे, किस देश की सीमा ब्राजील की सीमा को नहीं छूती? अधिकांश देश छू जाएंगे, 2 देश नहीं छुएंगे, 2 देश नहीं छुएंगे। जल्दी से नाम बताएंगे, देखकर बताएंगे। देखने भर में सब पता चल जाएगा। चिली और इक्वेटर पर जो है इक्वाडोर। बहुत अच्छी बात है। यानी कि ब्राजील सबसे बड़ा है और उसको सब छूते हैं, लेकिन ये 2 देश नहीं छूते। चौथा, उत्तर अमेरिका के सारे देश कहीं ना कहीं तट को छूते थे, लेकिन दक्षिण अमेरिका में अब ज्यादा देश हैं, 13 देश हैं। कितने देश तलबद्ध हैं? कितने देश थलबद्ध हैं? थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड। हाउ मेनी कंट्रीज आर लैंड लॉक्ड? जल्दी से बताएंगे। और बच्चों, यहां पे टाइप करना बंद करो, ये आपके नोट्स है ना, ये आपके नोट्स भी हैं। आप लिखोगे तो दिमाग में याद भी होगा। जल्दी से, कितने स्थलबद्ध हैं, कितने लैंडलॉक्ड हैं? 2 देश, फिर से 2 देश लैंडलॉक्ड हैं। क्या नाम है? बोलीविया और पैराग्वे। मैं क्यों लिख रहा हूं, मुझे तो याद ही है, बोलीविया और पैराग्वे मुझे तो याद ही रहता है, लेकिन जब मैं लिखता हूं तो ये मेरी स्मृति में भी जा रहा है। विश्वास करिए प्रक्रिया को। 1 2 3 4 प्रश्न हो गए। अच्छा, चलिए पांचवा प्रश्न। कितने देश विषुवत रेखा को छूते हैं? पश्चिम से पूर्व के क्रम में बताना है, कितने देश विषुवत रेखा को छूते हैं? इक्वेटर को टच कितने देश कर रहे हैं? पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएंगे।
मेरा उत्तर हमेशा एक रहता है, ये फॉर्मूला मेरे दिमाग में लगा हुआ है, ECB, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अगर आपको डाउट है, आपके पास पेन है, अपनी एटलस में राजनीतिक मानचित्र पे चला लीजिए, राजनीतिक मानचित्र पे अभी चला लीजिए, अभी खींच लीजिए। जितने भी लोगों को मैंने कहा एटलस पे लिखना शुरू करिए, लाइन लीजिए, चला लीजिए, हमेशा के लिए दिख गया। जैसे ही एटलस खोलेंगे वो लाइन दिखेगी, अच्छा ECB, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील दिखाई देगा। ECB छठा, थोड़ा सा तेज चलता हूं क्योंकि विश्वास करिए फास्टेस्ट बुलेट्स गो द स्मूदेस्ट। इसमें अगर धीरे किया तो दिक्कत होगी। तो सभी लोग साथ साथ में लिखते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, मैं आपको मौका ही नहीं दे रहा हूं कहीं और लिखने का। अपनी एटलस पे लिखिए। पश्चिम से पूर्व फिर से लगाना है क्रम में, लेकिन इस बार विषुवत रेखा नहीं, मकर रेखा। पश्चिम से पूर्व मकर रेखा। जल्दी से, मेरा फॉर्मूला हमेशा इसके लिए बना हुआ है, CAPB, यानी 4 देश हैं और ये 3 देश हैं। जल्दी से बताएंगे। ठीक है सभी लोग, ECB मिला, ECB मिला या नहीं मिला? वो इक्वेटर पर था। उसके बाद क्या है? मकर रेखा पर CAPB। सी से चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पैराग्वे, पैराग्वे के बाद ब्राजील। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। अच्छा, यहां पर उत्तर में, यहां पर उत्तर में 3 छोटे छोटे देशों का गुच्छा है, 3 छोटे देश का गुच्छा। कौन से देश हैं वो जल्दी बता दीजिए। पश्चिम से पूर्व में क्रम में लगाइए, कौन से देश हैं? 3 छोटे छोटे देश उत्तर में, उत्तरी भाग में 3 छोटे छोटे देश। 1 2 3, 1 2 3 क्या है? ये तीनों के तीनों गियाना है, ये तीनों के तीनों गियाना है, तीनों के तीनों गियाना है। गियाना इन देशों का नाम है। ये फ्रांस का उपनिवेश था तो ये फ्रेंच गियाना, ये ब्रिटिश गियाना, और ये क्या है? ये क्या है? डच गियाना। ठीक है, ब्रिटिश ने इसको छोड़ दिया, डच ने भी इसको छोड़ दिया। इसका नाम फ्रेंच गियाना रह गया, इसका नाम गियाना है, और इसका नाम अब क्या है? पूरी नाम। मिला 3 का गुच्छा? सभी लोगों को 3 का गुच्छा मिला या नहीं मिला? सभी छात्रों को 3 का गुच्छा मिला? 3 गियाना है, 3 गियाना है। फ्रेंच उपनिवेश, ब्रिटिश उपनिवेश, डच उपनिवेश। अभी इसको जोड़ूंगा, कहानी से जोड़ने वाला हूं सभी लोगों को, सभी लोगों को कहानी से जोड़ने वाला हूं। ठीक है, तो किसका उपनिवेश था? तीनों गियाना है, और यहीं पे तो पठार है। पठार का नाम क्या है? गियाना का पठार है ना। कोई यहां पे रट के बैठा हुआ है, कोरू। तो बेटा जो रटे हुए हैं, मुझे पता है आप लोगों से रुकता नहीं है ना। जब अंदर हो जाता है तो रुकता नहीं है। कोरू बताऊं, कोरू बताऊं, कोरू बताऊं। वैसे कोरू वाला बेचारा दर्द में है, इनकी राजधानी, इनकी राजधानी। अब सभी लोग दिमाग लगाइए, यूपीएससी की तरह सोचते हैं, यूपीएससी की तरह सोचते हैं। थोड़ी देर को यूपीएससी की तरह सोच। यूपीएससी को आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न बनाना है, जो देश के नाम और राजधानियों पर आधारित है। क्या वो आपसे 1 2 3 इनमें क्रम करवाएगा, या यहां पे ज्यादा चुनौती है? जल्दी से बताइए, कहां पर ज्यादा चुनौती है? ये तो बहुत आसान है। बोलेगा उत्तर से दक्षिण में अरेंज करिए, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको को, ये तो सबको पता है। चुनौती कहां पर आएगी? केंद्रीय अमेरिका। तो एक स्मार्ट छात्र, स्मार्ट तैयारी वाला क्या करेगा? इन 7 देशों का नाम, बिग हैन, कोस्टा रिका और पनामा, और उनकी राजधानी तैयार रखेगा। अब आता है दक्षिण अमेरिका में कहां पर आती है चुनौती? तो दक्षिण अमेरिका में चुनौती निश्चित रूप से यहां पर आएगी। ये 3 देश, ये 3 गियाना के देश, उनकी राजधानियों सहित। समझ में आया?
तो स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा कि भाई अगर देश और राजधानी करनी है, बहुत से छात्र पूछते हैं सर सारे के सारे याद करूं, मत करो भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ कि यहां पर सेंट्रल अमेरिका में नहीं छोड़ के जाऊंगा और 3 गियाना नहीं छोड़ के जाऊंगा, 3 गियाना नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो तीनों गियाना की जो है हमारे पास राजधानी होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये क्या है, ये जी से जॉर्ज टाउन है, ये पी से पैरामराइबो है, और यहां पर क्या है, सी से स्टेइन है। जल्दी से जल्दी देख लीजिए। अब छात्रों में 1 मिनट कुछ नहीं बोलने वाला हूं, आप इन तीनों को ढूंढिए, इन तीनों की राजधानी अपने उसमें लिख लीजिए, दिल की तसल्ली, और इन प्रश्नों के उत्तर एक बार सब नजर मारेंगे। है ना, कोई कह रहा है नहीं मिला आप समझ सकते हैं, जो ये कह रहा है नहीं मिला इसके पास कोई एटलस नहीं होगी, क्योंकि आप बताइए ऐसा कौन सा राजनीतिक मानचित्र होगा जिसमें देश की राजधानी नहीं दी होगी, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजधानी नहीं दी होगी। ये छात्र या तो आज पहले दिन आया है या फिर ये 5 दिन से फरलो मार रहा था, ये एटलस देखता नहीं, आज इसके अंदर का कील का चूजा जागा, आज मैं सचिन सर को फॉलो कर लेता हूं, सर मिला नहीं, तो बेटा यही मैं कहता हूं, घर जाकर देश की राजधानी शुरू करिए। और राजधानी ध्यान दीजिएगा, ये ओरिएंट ब्लैक स्वान है, ओरिएंट ब्लैक स्वान में एक चिन्ह जो है ना, ओरिएंट ब्लैक स्वान ने ऐसा कर दिया है, किसी भी देश में अगर उसकी राजधानी बतानी हो तो काले डब्बे में लाल रंग, और छोटे शहरों को, बाकी शहरों को एक बिंदु और सर्कल टाइप दिखाते हैं। एटलस भी तो अपना कोडिंग रखती है, आपकी एटलस में भी होगा। हमेशा राजधानी शहर को ढूंढना ही ना पड़े, उसके लिए बड़ा डब्बा बनता है, बाकी शहरों के तुलना में होता ही नहीं। तो जब कोई मुझे कहता है सर राजधानी नहीं मिल रही है, तो भाई या तो तुम एटलस नहीं रखे हो या फिर तुम बिल्कुल ही एटलस देखे ही नहीं हो पिछले 6 दिन तक। उसके बाद बोले हम सब रखे हैं सर, हमको कच्चा समझ नहीं आ रहा है, तो होगा। ठीक है सर, मेरे में स्टार दिया है, बहुत अच्छी बात है, कुछ एटलस स्टार दे रही है, बहुत अच्छी बात। आपको चयन करना है, आप ही की एटलस है भाई, आपको और कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, बाकी शहर आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अभी देख लीजिए कि जो है चिली की राजधानी जो सेंटियागो है, उसको देख लीजिए क्या चिन्ह है, मेरी में तो स्क्वायर है, ये है, कुछ बच्चों की में स्टार होगा, तो आप चेक कर लीजिए सभी राजधानियां स्टार होंगी, तो आपको जो डाउट हो जाता है कि यार कौन सा शहर राजधानी है, वो बिल्कुल पता चल जाएगा। समझ में आया? ये सब इसी के लिए कहता हूं होमवर्क जरूर करिए। तो गियाना 3 है, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच। फ्रेंच ने अपना उपनिवेश नहीं छोड़ा, आज भी ये फ्रेंच टेरिटरी है, फ्रेंच गियाना, लेकिन डच लोग इसे खाली कर गए, गियाना चले गए, और ब्रिटिश भी छोड़ गए। लेकिन एक सांस्कृतिक चीज छोड़ के गए, वो मैं बताना चाहता हूं, आशा है आपको पसंद आएगा। मैंने कहा ना, मैं भूगोल किताब से कम अनुभव से ज्यादा पढ़ता पढ़ाता हूं। मैं यहां पहुंचा, कैरेबियन द्वीपों में मैं जहाज से पहुंचा, और मैं यहां पर था, अचानक यहां भोजपुरी संगीत चलना शुरू हुआ। एफएम मैंने ऑन किया, भोजपुरी संगीत और बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं, भोजपुरी संगीत और बॉलीवुड के गाने। आज भी एफएम है, इनके एफएम का चैनल अगर मुझे याद है तो गरुड़ है इसका नाम, यहां एफएम अभी भी गरुड़ है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिटिश गियाना था, ब्रिटिश गियाना में ब्रिटिश लोग थे, उन्हें यहां पर काम करने के लिए मजदूर चाहिए थे, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत से लोग गिरमिटिया कॉन्ट्रैक्ट के अंडर यहां पर नौकरी के लिए लाए गए। आप पाएंगे भारतीय मूल के बहुत से निवासी यहां पर अभी भी रहते हैं। कहां पर बच्चों? ब्रिटिश गियाना, जिसका अब नाम क्या हो गया, गियाना, पूरी नाम फ्रेंच गियाना। समझ में आया? तो ये भारत की सॉफ्ट पावर है, आप देखेंगे भारतीय मूल के कई लेखक यहां से हुए, कैरेबियन में भारतीय मूल के कई लेखक मिल जाएंगे आपको। इन सब की जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं? बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। यहां से ब्रिटिश लोग हमें लेकर गए और बहुत सी जगह पर, ये सूरीनाम में बसाया, गियाना की तरफ भी आया। इस सारे क्षेत्र में एक बार हम लोग पहुंच जाएं तो उसके बाद पता है आप लोग भारतीय अपना रास्ता बना ही लेते हैं, और बिल्कुल उन्होंने रास्ता बनाया। ठीक है समझ में आया? सर रिपीट 13 कंट्री नेम प्लीज, संजना दुबे जी। मैंने किसी भी बच्चे को 13 कंट्री का नाम बताया?
अब ये संजना दुबे जी क्लास के एंड में क्या कहेंगी, अरे हमको समझ नहीं आ रहा है। संजना दुबे जी यहां से पढ़ना है, ऐसे बोलना है, बी फॉर ब्राजील, वी फॉर वेनेजुएला। बहुत से छात्र कहेंगे सर ये मत करिए, बेकार में आप चैट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। संजना जी प्लीज, आप क्लास में पहली बार आई हैं शायद। सर 14th कंट्री त्रिनिदाद है। अरे दाद देनी पड़ेगी आपकी कि सर 14th कंट्री त्रिनिदाद है। भाई त्रिनिदाद टबेगो यहां पर एक कैरेबियन का द्वीप है, ट्रिनिदाद एंड टबेगो। ट्रिनिदाद एंड टबेगो कैरेबियन का द्वीप है, आप देख लीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये कहां से हुआ, कहीं से रट के बैठे हुए, कहीं से रट के बैठे हुए, कुछ सोच नहीं रहे। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैं किताबों से नहीं पढ़ रहा हूं, जो वास्तविकता है उन देशों में जाकर वो बता रहा हूं। सर 13 देश एक बार लिखवा दीजिए। इनका वही है, याद है पुराना तरीका, 13 देश लिखवाएंगे और वो करेंगे। यहीं पे देखो ना यार, देखो वेनेजुएला, गुयाना, क्यों नहीं देखेगा। और मैं बोल रहा हूं जिसने 13 देश की बात की उसने क्या आपको लगता है प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे? फिर क्या बोलेगा, सर समझ नहीं आ रहा है। आप यूं समझिए कि आपको एटलस में सिर्फ ये ढूंढना है सबसे बड़ा कौन। आप अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर रहे, इतना सारा हरा रंग जुड़ा हुआ है तो भी नहीं होगा, है या नहीं? सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ, ठीक है। चलिए, तो देशों की संख्या होगी, हमने 13 में से एक देश तो ये देख लिया बच्चों, ब्राजील। एक तो देश ब्राजील हो गया, दूसरा इक्वेडोर हो गया, तीसरा चिली हो गया, चौथा बोलीविया हो गया, पांचवा पैराग्वे हो गया, और कोई है? 5 तो दिख रहे हैं मुझे, 5 तो इसी में आ गए ना, ECB, 5 तो मुझे दिख गए। चिली आया था, चिली भी आ गया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आ गया, तो 6 मुझे दिख गए 13 में से, 13 में से 6 दिख गए, ठीक है। और उसके बाद 3 यहां दिख गए, 6 और 3 9 हो गए बच्चों, 6 और 3 9 देश हो गए, 9 हो गए। अब हमें जो बचे देश हैं उन्हें और ढूंढ लेना है जो नहीं आए। तो कौन सा नहीं आया? पेरू आया कि नहीं आया? पेरू ढूंढिए, कहां पर है पेरू? पश्चिम में पेरू हो गया, पेरू ये हो गया 10 नंबर। कोलंबस के नाम पे, कोलंबस के नाम पे कौन सा देश है जो प्रशांत महासागर पे भी सीमा रखता है और अटलांटिक महासागर की तरफ भी सीमा रखता है, दोनों तरफ सीमा रखता है, कोलंबस के नाम पर है कोलंबिया। कुछ लोग केवल लिख रहे होंगे अभी, भाई साहब इसे रटूंगा मैं। वहीं पर देखो बच्चों, मैं चित्र नहीं देख रहा हूं, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। कोलंबिया भी मिल गया, कोलंबिया भी मिल गया। 10 और 11, 10 और 11, 12 नंबर में हमने एक छोटा देश देखा है, ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में, यूरुग्वे। यूरुग्वे 12 नंबर हो गया, 12 नंबर हो गया। और 13 नंबर वो देश है जिसके पास बहुत बहुत सारा पेट्रोलियम संसाधन है, जो ओपेक समूह का सदस्य है, लेकिन इतनी महंगाई से त्रस्त है कि वहां रहना अभिशाप हो गया है। कौन सा देश है? जल्दी से बता दो। तेल तेल तेल, वेनेजुएला। मेरे ख्याल से जिन मैडम ने पूछा था 13 देशों के नाम, तो मैडम आपको मिल गया होगा, है ना। वैसे तो बहुत ही आसान सी चीज थी, मैं अगर अपने 12 वर्षीय बेटे को भी देता, कहता बेटा जरा इसमें 13 देश देख के बता दो कौन बड़ा कौन रंग, तो बता देता। लेकिन फिर भी मैडम हमने पूरे के पूरे 13 कर दिए। आशा है आपको फुल पैसा वसूल हो गया होगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहां पर 6 आ गए, सभी लोग हो गए। अब ये जो मैंने क्रम कराया है, सभी लोग जो मैंने क्रम कराया है, ये किस लिए कराया? ये इसलिए कराया कि आप कहीं ना कहीं प्रश्नों से भी परिचित हैं जो एग्जाम में आते हैं, और आपने कहीं ना कहीं इनको देख भी लिया है, इनके देशों को। ये जरूरी है। और जब तक हमारी नजर नहीं जाएगी, फिर से कह रहा हूं, हमारे दिमाग में चीजें कैसे हैं? चित्र में हैं। एक बार फोटो खींचने की देर है। ये फोटो अगर मेरे दिमाग में खिंच गई कि यहां पर 3 छोटू छोटू देश हैं, यहां पे भारतीय भोजपुरी संगीत चल रहा है, एकदम से चिपक जाएगा, एकदम से चिपकेगा। वहीं पे लिख दीजिए, मैं तो एटलस में होता तो मैं यहीं लिख देता भोजपुरी। अच्छा हुआ सचिन सर होकर आ गए, बता दिया उन्होंने। यहां पे वेनेजुएला में मैं लिख देता तेल, कोलंबिया में मैं क्या लिखूंगा? कोकेन।
ड्रग्स का व्यापार, बहुत बड़ा ड्रग्स का व्यापार होता है। कोकेन, इक्वाडोर पे मैंने आपको बताया गालापागोस, यहां पे मैं लिख दूंगा डार्विन, यहां पे मैं लिख दूंगा डार्विन। पेरू पे मैं क्या लिख दूंगा, पेरू में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, शुरुआत पेरू से होती है, अमेजन नदी की शुरुआत। और पेरू के बारे में अभी बहुत सी चीजें और बताऊंगा, बोलीविया, पेरुग्वे, यूरुग्वे सब बताऊंगा, लेकिन एक बार एक नजर तो मारो यार, बताओ। ठीक है, एक लिख रहे हैं, आकांक्षा जी लिख रहे हैं, डोंट वेस्ट द टाइम। आशा है आकांक्षा जी आप मुझे डांटना बंद करेंगी, क्योंकि मेरे को पूरी क्लास को पढ़ाना है। मुझे पता है आप कहीं से रट के बैठी हुई हैं, मैं तो जो कर रहा हूं मुझे मेरा काम करने दीजिए। जो लोग कुछ देखना नहीं चाहते वो, और जिन लोगों को ये लगता है सारी चर्चा वेस्ट ऑफ टाइम है, वो दोनों ही अति हैं, दोनों ही अति हैं। मध्य में आ जाइए आप ही के लिए, क्योंकि टेस्ट में उसके बाद पूरे अंक मुझे चाहिए। अब परेशान हो गया हूं कि टेस्ट में आपके नंबर कटते हैं, अब और नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मुन्ने रोते हुए नन्ना मुन्ना राही हूं सर, मैं तो सब कुछ लेके बैठा हूं, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। बहुत हो गई, बहुत हो गया रोना। हौसला, जोश और काम लाइए, जल्दी से लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से चित्र बनाएंगे। एक तो आधे लोग चित्र से नाराज हैं, चित्र पर आ गए वापस। तो एक बात बताना है, एक प्रश्न है सभी लोगों के लिए, ये तो बना लेंगे, देखें कितने लोग बना पाते हैं। कल का ही है ना ये, कितने लोग इसे बना पाते हैं, जल्दी से बना लीजिए। क्या है ये, क्या है ये? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज क्या है? सबसे लंबी, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। इसमें मैंने 4 आपको पर्वत बताए थे, 1, 2, 3 और 4, याद है सभी लोग? 4 नाम नहीं लिखेंगे हम। एक हमने कहा अकोनकागुआ सबसे ऊंचा, उसके बाद ओजस डेल सेलाडो विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी, और फिर यहां पे कोटोपाक्सी और चिम्बरोजा। किसी ने मुझसे लिखा कि सर एक पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी, उसमें लिखा है कि कोटोपाक्सी, इक्वेडोर में जो कोटोपाक्सी है वो विश्व का सर्वोच्च ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कब लिखा है, कहां पे लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है। अब सचिन सर सही है या एनसीईआरटी सही? तो मैं बताना चाहता हूं किसमें लिखा है, ओल्ड एनसीईआरटी में, जो 1970 के दशक में लिखी गई थी। सभी लोग, कोटोपाक्सी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी जो 1970 के दशक में लिखी गई थी, जिसे प्रोफेसर कुरैशी, जेएनयू में पढ़ाया करते थे हमें, प्रोफेसर कुरैशी ने उस टीम को हेड किया था। कुरैशी साहब की टीम के समय में कोटोपाक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी था। उसके बाद आप जानते हैं पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, अभिसरण का क्षेत्र है, यहां ज्वालामुखी आ सकते हैं। तो ओजस डेल सेलाडो आज किताबों में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। समझ में आ गया? वो एनसीईआरटी थी तो कोई लड़ाई नहीं है, आप समझ लीजिए, कोई नई जानकारी आए तो लड़ना नहीं है। आप तक आ गई, बहुत अच्छी बात है। यहां तक क्लियर थे सभी लोग? यहां तक क्लियर थे? अब मुझे आप सबसे पूछना है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी तट पर, ये दक्षिणी तट इतना टूटा फूटा क्यों है? कितने लोग मुझे बता पाएंगे? कौन मुझे बता सकता है कि ये दक्षिणी तट जो है ये ऐसा टूटा फूटा क्यों? कितने लोग बता पाएंगे? जल्दी से बता दीजिए, एकदम मजा आ जाएगा अगर आप ये देखेंगे कि ये दक्षिणी जो क्षेत्र है इसको क्या हो गया, किसने इसको तोड़ दिया? जो कर गया वो यानी क्लास में ध्यान दे रहा था। ये कैसे आया होगा? दक्षिणी तट इतना टूटा फूटा कैसे? मैंने इशारा काफी कर दिया था। सभी लोग ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए, इशारा हो चुका है। कहां पर है ये क्षेत्र? याद है 60 डिग्री के पास, यहां पर हिमयुग में यहां तक बर्फ आ गई थी, फिर वो वापस गई होगी। बर्फ जब वापस गई तो हिमानी अपर्दन से क्या कर देती है? तटों को काट देती है, तोड़ देती है। ऐसा लगता है कि एंडीज पर्वत सागर में घुस गए हैं। यहां पर देखिएगा, देख लीजिएगा, भौतिक में ऐसा लगता है कि सागर में घुस गए हैं। तो जो नियम किसी छात्र ने मुझसे पूछा था, सर ये अगर
कनाडा में हो रहा है तो रूस में भी होना चाहिए, बिल्कुल होगा, ज्योग्राफी साइंस है। दक्षिण अमेरिका में भी हो रहा है, कौन से अक्षांशों में? 50 डिग्री। अक्षांश चेक करके देखिए इसका क्या है, चेक करिए अक्षांश 50 के करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 50 आएगा ही आएगा। ज्योग्राफी नियमों से चलती है और चल रही है। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ। अंटार्कटिका यहां नहीं है बेटा, नशे में नहीं रहेंगे, अंटार्कटिका बहुत दूर है। सिद्धांत पहले बता चुका हूं, अगर आपने पहले सिद्धांत किया होगा तो एकदम से दिमाग में आए, क्योंकि प्रश्न आएगा, एक आध कथन आ जाएगा तो आप पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, पहली चीज ये। उसके बाद हमने कहा पर्वत श्रृंखला तो एक ही है, फिर हमने कहा पठार देखते हैं। पठार, सभी लोग पठार देखेंगे। तो पठार है ये बड़ा सा पठार है, इसको कहा जाता है ब्राजील उच्च भूमि, ब्राजील का पठार। अब यहीं पर बहुत से लोग मुझसे लड़ बैठते हैं कि सर मेरे में तो माटो ग्रासो लिखा है, माटो ग्रासो। सर मेरे में तो बोरबो रेमा लिखा है, बोरबो रेमा लिखा है। ठीक है, क्या आप जानते हैं हमारे झारखंड में छत्तीसगढ़ का हमारे झारखंड में एक पठार है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, कोटा नागपुर पठार। सुना है आपने? कोटा नागपुर पठार, हमारे झारखंड में एक पठार है, छोटा नागपुर पठार। इसमें से निकलती है दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी इसको दो भागों में बांट देती है, हजारीबाग पठार और रांची का पठार। तो जल्दी से बताइए बड़ा कौन, छोटा नागपुर पठार या हजारी रांची? अगर हजारीबाग और रांची पठार है तो क्या ये इसी के हिस्से हैं या नहीं है? सोच के बताइए। तो अगर मैं कहता हूं ये ब्राजील का पठार है तो मुझसे क्यों लड़ रहे हो? ये माटो ग्रासो है, बिल्कुल मानता हूं, उसके स्थानिक क्षेत्र का नाम माटो ग्रासो, उसके स्थानिक पठार का नाम बोरबोरेमा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? तो हम अटक जाते हैं क्योंकि हमारे पास जानकारी है, हम उससे फंसे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रश्न ये आता है कि क्यों ब्राजील अपना लौह अयस्क का उद्योग यहां से निर्यात करता है, क्यों नहीं यहां पे इस्पात का संयंत्र लगा लेता है? क्यों मैं यहां पर अपना पानी का जहाज लेकर जाया करता था, यहां का लौह अयस्क लेकर मैं यूके जाता था और वहां पे स्टील बनता था? यह प्रश्न है कि क्यों, और यही प्रश्न हमारे लिए भी पूछा, कि भारत के लिए भी पूछा कि क्यों विकासशील देश अपने खनिजों का खनन नहीं कर पाते हैं। यह प्रश्न आता है, यहां पे सिद्धांत लगता है। क्यों सचिन अरोड़ा यहां से लौह अयस्क लेकर यूके जाते थे और इस्पात यूके में बनता है, वो प्रश्न बनता है। रट के बैठे हुए हैं कि सर माटो ग्रासो है, मेरी एटलस में माटो ग्रासो, बिल्कुल माटो ग्रासो, बिल्कुल है बच्चों, स्थानिक नाम। जैसे छोटा नागपुर के दो स्थानिक नाम, उसी तरह से ये हो गया। सभी लोग मेरे साथ, पठार समझ में आया? ठीक है सर, गियाना का पठार भी तो हो सकता है ना? हो सकता क्यों है बच्चों? हो सकता क्यों है? कल तो मैंने आपको बताया ना बच्चों, मैंने बताया ना गियाना पे पठार ही है, गियाना पे पठार है, ये तो मैंने ही बताया आपको। और फिर मैंने आपको ये भी बताया, जिस पे आप लोग मुझसे नाराज हो गए कि सर ये पैटागोनिया का पठार कैसे, ये तो मरुस्थल है। पठार पठार है भाई, पठार हो सकता है। समझ में आया? 3 पठार। एक पठार, कौन सा पठार? जल्दी से यहीं पर नाम लिख रहा हूं, कौन सा पठार? गियाना। दूसरा कौन सा पठार? ब्राजील का पठार, जिसके हिस्से है माटो ग्रासो, बोरबोरेमा। और नीचे कौन सा पठार? पैटागोनिया। और यहां पर एक बढ़िया पठार है, दो इनके बीच में क्या है? पठार। क्या नाम था इस पठार का? अंतर पर्वतीय पठार का? बोलीविया का पठार। बहुत अच्छी बात, बोलीविया का पठार। कुछ किताबें आपको इसका एक और नाम देती हैं, अल्टीप्लैनो। अल्टीप्लैनो। सर ये क्या अल्टीप्लैनो, समझ नहीं आया? कुछ नहीं बेटा, बोलीविया को ही अल्टीप्लैनो भी कहा जाता है। बोलीविया के पठार को, इस पठार का दूसरा नाम क्या है? अल्टीप्लैनो। अल्टी मतलब अल्टीट्यूड, ऊंचाई, प्लेनो मतलब ऊंचाई पे सपाट भूमि, दूसरा नाम अल्टीप्लैनो। ठीक है, ये कैसा पठार है बच्चों? ये कैसा पठार है?
अंतर पर्वतीय पठार, इंटरमॉन्ट पठार, अंतर पर्वतीय पठार, अंतर पर्वतीय पठार, समझ में आया? इसको हमने क्या कहा? इंटरमॉन्ट। ये मैं पहले बता चुका हूं पठार निर्माण में। अब मैं यहां पे एक सूचना डालना चाहता हूं, सूचना सूचना सूचना। विश्व का सेकंड हाईएस्ट, विश्व का सेकंड हाईएस्ट पठार है ये दुनिया का। अगर ये दुनिया का सबसे ऊंचा नहीं है, 2 नंबर पर है, तो सबसे ऊंचा अंतर पर्वतीय कौन है? अगर ये 2 नंबर पर है तो सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा कौन सा है? कोई कह रहा है पामीर, गलत। हिंदू कुश, बेटा पर्वत श्रृंखला है, कहां से रटे हो, क्या रटे हो? तिब्बत का पठार। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार, जिसके एक तरफ हिमालय, दूसरी तरफ कुनलुन और बीच में दबा हुआ तिब्बत का पठार। पामीर वाले नशा छोड़ दें, नशा कभी भी छोड़ा जा सकता है। तिब्बत, तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा अंतर पर्वतीय पठार। कौन सा पठार? अंतर पर्वतीय पठार। पामीर इज द नॉट ऑफ माउंटेन्स। गांठ है, पर्वतीय गांठ है, वो पर्वतीय क्षेत्र है। आपसे क्या पूछा? अंतर पर्वतीय पठार। तो जितने लोग पामीर की कस्में खा रहे हैं कि पामीर से मोहब्बत है, छोड़ दीजिए, आज तिब्बत से शुरू कर दीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सी कैटेगरी का पठार? अंतर पर्वतीय पठार। कौन है? तिब्बत है। किनके बीच में? दक्षिण में हिमालय, दक्षिण में हिमालय, ऊपर कुनलुन, दोनों के बीच में फंसा है तिब्बत। सभी लोग मेरे साथ? पता चल गया ये? अच्छा, अब आपको दिखाई तो दे गया पठार। यहां पे लिखा हुआ बोलिवियन प्लेटू। कौन से देशों को छू रहा है ये? जल्दी से बताइए, कौन से देशों को छू रहा है ये? कौन से देशों को छू रहा है ये? एक तो इसको छू रहा होगा, पेरू को, चिली को और पैराग्वे को, सॉरी बोलिविया को। छू रहा है कि नहीं? छू रहा है? ठीक है, छू रहा है नहीं छू रहा है? पेरू, बोलिविया, पेरू, बोलिविया, थोड़ा सा चिली भी हो सकता है, बट मोस्टली पेरू और बोलिविया को छुए। सभी लोग मेरे साथ? अंतर पर्वतीय पठार कौन सा होता है? 2 पर्वतों के बीच में दबा हुआ वलित पठार। किसी ने एक प्रश्न पूछा अभी, सर क्या पैटागोनिया भी अंतर पर्वतीय है? बच्चों देख के बताइए, पैटागोनिया अंतर पर्वतीय दिखाई देता है आपको? क्या पैटागोनिया आपको अंतर पर्वतीय दिखाई देता है? क्या इसके दोनों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं हैं? तो क्यों नहीं लॉजिक लगाएंगे? क्यों नहीं लॉजिक लगाएंगे? पर्वत के चरण में है तो क्या हुआ? पर्वतपाद हो जाएगा, ये पीडमोंट हो जाएगा। सर ये वाला कौन सा है? ये शील्ड है बच्चों। शील्ड मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मैंने कहा आगे बताऊंगा। ये विशेष पठार होते, गियाना की शील्ड है, जैसे कनाडा की शील्ड है। समझ में आ गया? सभी लोग 1 मिनट है आपके पास, चैन से देख लीजिए पठार। गियाना का पठार, ब्राजील का पठार, उसके स्थानिक नाम माटो ग्रासो, बोरबोरेमा, पैटागोनिया और बोलिविया का पठार। देख लिया सभी लोगों ने? पठारों के बीच में है निचला क्षेत्र। निचला क्षेत्र मतलब मैदान। निचला क्षेत्र मतलब मैदान। निचला क्षेत्र मतलब मैदान। जितने भी लोग जो भी विश्व भूगोल जानते हैं, अपनी जानकारी पे ब्रेक लें, ब्रेक लें। जानकारी आपके ग्लास में कुछ और डालने से मुझे रोकती है। मैं कुछ सिद्धांत डालना चाहता हूं, कुछ समझ डालना चाहता हूं, लेकिन आपके ग्लास में वैसे ही उफान आ रहा है, उबल उबल के बाहर जा रहा है। कुछ लोग ये बनाने की जगह क्या इंतजार करें, सर पीडीएफ दे देंगे तो। सभी लोगों को पीडीएफ आया कि नहीं? पीडीएफ आया या नहीं आया? अगर पीडीएफ आया तो लिख दीजिए पीडीएफ
दिख रहा है वहां पर पीडीएफ आ चुका है कंटेंट में, उत्तर अमेरिका का पीडीएफ आया या नहीं आया? ठीक है। कोई कह रहा है सर प्लीज रिपीट ब्राजील का पठार। भाई ब्राजील का पठार मैंने क्या रिपीट करना है, यहां पे लिखा है एटलस पे, एटलस पे लिखा है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ब्राजील में एक पठार है, उसका नाम है ब्राजील का पठार। उसके कुछ स्थानिक नाम है, एक जगह मेरी एटलस में लिखा है प्लेटू ऑफ माटो ग्रासो, एक जगह बोरबोरेमा लिखा है। मैं तो बताया है, इसमें रिपीट क्या करना है। आप अपनी एटलस नहीं देख रहे हैं, एटलस देख लीजिए प्लीज। मैं तो आपका जो एटलस में बिना एटलस के आपको दिखा रहा हूं, हो सकता है अगर देखेंगे तो मिल जाएगा, पीले रंग का है, यहां पे देख लीजिए। आपको 1 मिनट इसी के लिए दिया था, 1 मिनट में आप देख सकते थे, आपने सोचा टाइप करके इसे रिपीट करवाता हूं, क्या मिलेगा? ठीक है, सभी लोगों ने लिखा पीडीएफ आ गया, पीडीएफ आ गया। सो पीडीएफ प्यासे प्राणियों के लिए, पीपीपी, पीडीएफ प्यासे प्राणी, उनके लिए पीडीएफ भी आ जाएगा। अब आप क्लास में आ जाएंगे। बिट्टू भैया हमारी तरह पढ़ लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो पुराना तरीका तो हमको पता है बिट्टू भैया का। बिट्टू भैया हम पढ़ लिए आपका कमेंट। बिट्टू भैया आप क्या करना चाहते हैं? आप पहले लेंगे, फिर 4 घंटे उसको पचाएंगे, फिर वो करेंगे। बिट्टू भैया उसको छोड़ दीजिए। सभी लोग मेरे साथ। अब क्या बचा? मैदान, निचले क्षेत्र। अब मुझे एक बात बताइए, ऊपर उठा हुआ क्षेत्र गियाना का, दक्षिण में उठा हुआ क्षेत्र ब्राजील का, अगर इधर है तो उधर भी ढाल होगी ना बच्चों। आधे लोग तो यही नहीं समझ पा रहे डायग्राम क्या है। बेटा एक उठा हुआ क्षेत्र पठार होता है। अगर ये एक घास का मैदान है और इसमें पठार होगा ना, तो बच्चों वो ऐसा होगा, उठा हुआ क्षेत्र होगा। होगा कि नहीं उठा हुआ क्षेत्र? मैंने वही तो बनाने की कोशिश की है। तो ये उठा हुआ क्षेत्र है और इस उठे हुए क्षेत्र के आसपास एक निचला क्षेत्र है। समझ में आ रहा है? थोड़ा विजुअलाइजेशन। ये उठे हुए पर्वत, ये उठा हुआ पठार, ये उठा हुआ, ये हम कहां से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं। तो ये निचला क्षेत्र होगा। अगर यहां वर्षा होगी या बर्फ पिघलेगी तो पानी कहां जाएगा? नीचे जाएगा, ढालों पर पानी जाएगा नीचे ढालों पर। तो क्या हो जाएगा? नदियां बनेंगी और वो ढाल से समुद्र में जाएंगी। कुछ नदियां यहां आएंगी, कुछ यहां आएंगी। ये क्या कहलाएंगी? सहायक नदियां। कितनी सहायक नदियां हैं? 1000 से ज्यादा सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी है ये? अमेजन। अमेजन का बेसिन, बेसिन और घाटी एक ही बात। बेसिन मतलब निचला क्षेत्र है। ठीक है निचला क्षेत्र। ठीक है। और यहां पर भी कुछ नदियां आएंगी। तो अब हम नदी और झील की बात करेंगे। यहां तक सब लोग मेरे साथ? मैं चाहता हूं कि विश्वास करिए, ये बनाइए। पीडीएफ वाला तो तरीका आप करके बहुत सारी परीक्षा दे रहे हैं, मैं वो तरीका देता ही नहीं हूं, मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है मैंने आजमा के देख लिया, वो भी देखा, ये भी देखा, इससे रिजल्ट आ जाता है, इससे रिजल्ट आ जाता है। आपकी पुरानी वाली नहीं जाती है तो थोड़ा मुश्किल है। तो भाई ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, ये बनाएंगे, लेकिन हम क्लास में नहीं बनाएंगे। क्लास में तो हम चित्र देखते हैं, अच्छा हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे कुछ नहीं आ रहा, अरे कुछ नहीं आ रहा। लिख तो सही, कर तो सही, आएगा। चलें इसमें, झील में चलें। भू आकृति समझ में आ गई? ये क्या है? भू आकृति किसकी भू आकृति है? धरातलीय बनावट के आधार पर दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पे पट्टी है, मैदानी पट्टी, फिर पश्चिमी पर्वतमाला, मध्यवर्ती मैदान और पूर्ववर्ती उच्च भूमि। ये ब्राजील की उच्च भूमि है। आपके पास स्लाइड भी आ जाती है। ये ब्राजील की उच्च भूमि है। यहां लिखा है माटो ग्रासो, लिख के भी दिया मैंने, ये आपको मिल भी जाएगा। ये जो हरा रंग का क्षेत्र है, यहाँ नदी आ रही, कौन सी? अमेजन नदी। यहाँ पे कौन सी आ रही? पराना नदी। और ये क्षेत्र है, और आपको हल्की सी तटीय पट्टी दिखाई दे रही है। तटीय पट्टी क्या होती है? वहां पर प्लेन है। ठीक है, ये चित्र आपकी एटलस में आपने देख लिया होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं ना, एटलस का क्या करते हैं, ये सब किताब में करना क्या, लिखना है। आज आप पहली क्लास में आकर जबरदस्ती इसी पे लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्लासेस पीछे से करिए, बिल्कुल होगा ठीक है, यहां तक आ गए सभी लोग
अब मैं इसमें एक कदम आगे जाना चाह रहा हूं, मैं थोड़ा समय इस पे बिताना चाहता हूं। कौन सा पठार? बोलीविया का पठार। बोलीविया के पठार पे जाएंगे सभी लोग, बोलीविया के पठार पर जाएंगे और यहां पर आपको मिलेगी एक झील। झील का नाम बताएंगे। बोलीविया के पठार में एक झील है, बहुत अहम झील है। क्या नाम है इस झील का? और एटलस पर ही उस झील को लिख देंगे और यहां पे अपने नोट्स में लिखेंगे जलमंडल। जलमंडल नोट्स भी अलग से लिख सकते हैं। और जलमंडल में आया पहले झील, झील में नंबर 1 आया टिटिकाका। टिटिकाका झील कहां पर है? ये लिखते रहिए, लिखते भी रहिए, ढूंढ भी लीजिए, ढूंढ तो लिया होगा अब तक। कहां पर है? बोलीविया के पठार में। बोलीविया का पठार। इसकी खास बात जो आप सबने सुनी होगी, बहुत मशहूर बात है कि यह सर्वोच्च नौवहनीय झील है। ये हर भूगोल की किताब और हर भूगोल के शिक्षक ने जब से पैदा लिया है यह जरूर बोला है कि यह सर्वोच्च नौवहनीय झील है। मैं भी एज अ रूल ये लिखवाता हूं कि यह सर्वोच्च नौवहनीय झील है। ठीक है, हर एक ज्योग्राफी टीचर यही बताता है। हर एक ज्योग्राफी टीचर यह भी बताता है कि यह बटी हुई है। किसकी सीमा पर है? इसकी सीमा पर है, यहां पर पेरू देश और यहां पे बोलीविया देश। पेरू और बोलीविया, ऐसा है कुछ। ये दोनों में बटी हुई है। ठीक है, और ये भी मैंने बता दिया जो हर टीचर बताता है कि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा क्या है? पठार है। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब मैं बताना चाह रहा हूं जो चीज हमें नहीं पता है, जो चीज यहां की सचमुच की अहमियत है। विश्व की 17 एंशियंट झीलों में से ये है। कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन जैसे हमारी हड़प्पा की सभ्यता है, यहां दक्षिण अमेरिका में इनका सभ्यता हुई है। इनका सभ्यता इसी झील के आसपास है और मैं आपको बताना चाहता हूं ये झील बहुत बड़ी ज्वालामुखी क्रियाओं से बनी है। ये ज्वालामुखी क्रियाओं से बनी है और इस झील में लगभग 40 द्वीप हैं, जिन पे कुछ द्वीपों पर सघन आबादी भी है। ये झील बहुत से लोग जानते नहीं, बहुत से लोग सोचते नौवहन का मतलब पर्यटन। आबादी है, इसके आसपास मृदा अच्छी है, खेती है। और आपने वो गाना सुना होगा, जब तक रहेगा समोसे में आलू। आलू का ध्यान रखिए, हम सारा देश नवरात्र में, अब अगर व्रत रख रहे हो तो आप आलू ही खा रहे हो। आलू आते यहां से हैं। आलू की मूल उत्पत्ति टिटिकाका झील से होती है। पोटैटो विश्व में यहां से आए हैं। पोटैटो, आलू की उत्पत्ति यहां से होती है। और बता रहा हूं यहां पे बहुत सारे अवशेष ऐसे मिले हैं इनका सभ्यता के, बहुत सारी सभ्यताएं यहां से आई। समझ में आया सभी को? सभी लोग मेरे साथ? ठीक है। ऊंचा होने की वजह से बोलीविया की राजधानी लापाज जो बोलीविया की राजधानी, किसकी राजधानी है? लापाज बोलीविया की राजधानी है। ये विश्व की सर्वोच्च राजधानी शहर। याद रहेगा, लिख रहे हैं साथ साथ। बोलीविया विश्व की सर्वोच्च राजधानी शहर है। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा टिटिकाका क्षेत्र है, ये सांस्कृतिक रूप से और यहाँ की सभ्यताओं के रूप से बहुत अहम माना जाता है। और बहुत से अवशेषों में आपने कई बार सुना होगा कि भारतीय संस्कृति के कुछ चिन्ह यहाँ भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिसमें हनुमान जी की तरह के मूर्तियां कुछ उस तरह की यहाँ भी पाई गई हैं। तो कहीं ना कहीं पुरानी प्राचीन सभ्यताओं का कुछ लेन देन रहा होगा। मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन टिटिकाका झील केवल नौवहन के लिए नहीं है कि वहां गए हनीमून में जाकर बैठे हैं नाव में और चला रहे हैं। सुनिए, ज्वालामुखी क्षेत्र है, पता चला ज्वालामुखी का
उद्गार हो गया, तुम, हनीमून और वो दोनों, झील यात्रा और वायु यात्रा दोनों का मजा फ्री में ले गए। ठीक है सभी लोग मेरे साथ। तो ये सारी चीजें रुचिकर चीजें मैं जानना चाहिए। तो ये हुआ इस झील के बारे में। इस झील के बारे में निश्चित रूप से सर्वोच्च झील है, नौवहनीय झील है, मशहूर फैक्ट है, हर ज्योग्राफी टीचर ये जानता है और छात्रों को पता भी होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन साथ ही साथ उसकी सभ्यता और उसको समझें। ठीक है। और यहां सघन आबादी भाई, कई द्वीपों पर बहुत सघन आबादी है। और ये भी बता देता हूं क्योंकि अभी किसी ने पता नहीं ऐसे ही कुछ पूछा कि सर ये यहां पर झील बनी कैसे, या फिर ये पठारों पर नदियां कैसे आ जाती हैं। एक बात बताइए, अगर यहां पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और उन पे बर्फ है तो वो बहकर आएगा कि नहीं निचले क्षेत्र में? दोनों तरफ पर्वत है कि नहीं बच्चों, जल्दी बताइए। दोनों तरफ तो पर्वत है, तो आएगा कहां पर? आएगा इसी पठार पर आएगा। तो ये झील कैसे बनी? झील में तो आपको बताया ज्वालामुखी का क्षेत्र है, यहां पे क्रेटर बने हुए हैं। क्रेटर में पानी कहां से आया? बर्फ पिघल के पानी आ गया यहाँ। तो ये उस तरह से हो गया और ये पानी नीचे भी बहता रहता है, ऐसी बात नहीं है, इसमें निकासी की भी योजना है। समझ में आ गया सभी लोग मेरे साथ? तो टिटिकाका आ गया, सर्वोच्च नौवहनीय झील आ गया, बोलिविया आ गया। लेकिन ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट कहां पर है? लार्जेस्ट उस तेल के देश में है। तेल का देश कौन सा है जल्दी बताइए? तेल का देश कौन सा है जिसमें तेल ही तेल है और उसी झील में तेल है? जल्दी से देख के बताएंगे कौन सा देश। ना तो वो 3 गियाना वाले हैं, गियाना से सटा हुआ देश, जल्दी से बताइए। सर जब पर्वत है तो झील कैसे होगा? आंचल पटेल लिख रही हैं। आंचल पटेल थोड़ा ना एक काम करिए, उत्तराखंड चले जाइए, नैनीताल चली जाइए, पर्वत भी है, झील भी है। अब कांच को आंच क्या, तो थोड़ा सा पता चल जाएगा। आंचल जी आप अपना दिमाग लगा नहीं पा रही हैं। सर पर्वत है तो झील कैसे होगा? भारत में आपको यहां थोड़ी जाना पड़ेगा दक्षिण अमेरिका, आप भारत में चली जाइएगा। आंचल जी बोले पर्वत के साथ झील कैसे हो सकता है? जाके देखिए हिमालय में बहुत सारी पर्वतीय झीलें, अभी दिखाया। सोचिए कोई भी सोच हमारे पास है ही नहीं, याद करिए, रट के बैठे। अरे पहाड़ों से घिरा हुआ एक पठार, उसमें अगर पानी आकर इकट्ठा हो गया तो क्या झील नहीं बनेगी? बताइए कैसा मजाक कर रहे हैं? ऐसे कैसे मजाक कर लेते हैं आप लोग मेरे साथ? बट कोई बात नहीं, मजाक है। टिटिकाका ये वाली झील कितने लोगों ने ढूंढ दी? वेनेजुएला में। झील का नाम बताइए भाई, अब झील का नाम बताना है आपको। जो यहां की सबसे बड़ी झील है मैराकाइबो, वेनेजुएला में है। ये कहां पर है? वेनेजुएला में। सबसे बड़ी झील दक्षिण अमेरिका की, सबसे बड़ी झील। तो हम क्या कर रहे हैं? जलमंडल में हमने 2 झीलें ढूंढी हैं। टिटिकाका आपको समझ भी आया होगा, इसकी अहमियत भी समझ में आया होगी, बहुत काम की चीज है और यहां भी आपको समझ में आया होगा। और मुझे यह भी पूरी उम्मीद है कि आपकी थोड़ी कल्पना खुली होगी कि पहाड़ों के बीच में झील हो सकती है। थोड़ा सा हैरान हूं, ऐसा लगता है भारतीय होकर क्या हम अपना भारत भी नहीं जानते? उत्तराखंड में झीलें हैं, झीलों के फटने की वजह से उत्तराखंड में बाढ़ आ गई थी, है ना? अचानक प्रकट हुए आप, आपका सारा जीवन कुछ स्कूलों में जाके पढ़ने में निकल गया, कुछ किताबें रटने में निकल गया। पीडीएफ प्यासा प्राणी, इसी में जीवन चल रहा है। आप ये भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि पहाड़ों से घिरा हुआ झील भी हो सकता है। कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों हो गया, खत्म कर दे। अब मेरे जलमंडल में आएंगी नदियां। कितनी घाटियां हैं? 2 क्षेत्र ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो निचले क्षेत्र हैं, तो जल्दी से बता दीजिए। यहीं से, इन्हीं पर्वतों से निकलती, पेरू से निकलती और इस तरह से आ जाती। कौन सी नदी? दुनिया की सबसे बड़ी नदी वॉल्यूम के टर्म्स में कौन सी नदी? अमेजन नदी। ठीक है, बहुत सी सहायक नदियां हैं। मैंने बोला 1100 सहायक नदियां, बहुत काम की नहीं है। आप एक नदी याद रख सकते हैं, नीग्रो, मडेरा, पापागेयो। अगर आपको याद रखनी है तो, ये कर सकते।
नदी नंबर वन अमेजन। जो छात्र ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं, उनका मन है नोट्स में लिखने का, तो ऐसे दीजिए शीर्षक जलमंडल, जलमंडल में झील दीजिए शीर्षक, और शीर्षक में क्या लिखेंगे, टिटिकाका और मेराकाइबो आप लिख चुके हैं। अगला जलमंडल में क्या शीर्षक देंगे, प्रमुख नदियां, प्रमुख नदी। पहली क्या आई, अमेजन, सबसे लंबी नदी, सबसे ज्यादा जल इसी में है, वॉल्यूम इसमें है, सबसे लंबी विश्व की, सबसे लंबी ना कहूं, बड़ी कहूं तो ज्यादा अच्छा है। बड़ी से क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम, पानी की मात्रा से हो जाता है, क्योंकि लंबी नदियों में नील नदी आ जाती है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो नील नदी, लंबाई की दृष्टि से। अमेजन लंबाई की दृष्टि से उतनी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी अपने पास कैरी करती है, वो ये। सबसे ज्यादा पानी क्यों है, क्यों सबसे बड़ी है, क्यों इतना पानी का आयतन क्यों है, इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके पास हजारों सहायक नदी, 1000+ सहायक नदियां हैं, उन सब का पानी यहां पर जुड़ जाता है। हजारों सहायक नदियां क्यों हैं, बाकियों के पास तो नहीं है। ये विषुवतीय क्षेत्र है, विषुवतीय जलवायु में बहुत अधिक वर्षा होती है। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण छोटी हजारों नदियां बन गई हैं, जो यहां से जुड़ जाती है। अमेजन के पास खुद कहां पर है, अमेजन की उत्पत्ति जो है, जो शुरुआत होती है इसकी, कहां से शुरू होती है, एंडीज से, एंडीज पर्वतों से इसका मुख है, वहां से शुरू होती है, सोर्स है, नॉट मुख, सोर्स है, वहां से शुरू होगी, ये पेरू में शुरू होगी, वहां से भी बर्फ पिघल के आएगी और बहुत सारी हजारों सहायक नदियां मिल जाएंगी इसको, तो इतना सारा पानी आ जाता। पानी भी है और साथ में ये वर्षा क्यों है, क्योंकि ये विषुवत का गर्म क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र में वाष्पीकरण बहुत होता है, जो भी पानी वाष्पित होता है ऊपर जाता है, बारिश हो जाती है, ऊपर जाता है, बारिश हो जाती है, तो इसलिए ये हो रहा है विषुवतीय जलवायु। सभी को समझ में आया। विषुवतीय जलवायु इतनी बढ़िया है कि यहां रोज बारिश होती है, और रोज बारिश होने की वजह से यहां की वनस्पति बहुत खुश रहती है। वनस्पति को क्या चाहिए, पानी, तापमान और कुछ खनिज पदार्थ, जो कौन दे देता है, खनिज कौन देता है, मृदा से मिल जाते हैं। और क्या चाहिए मुझे, पेड़ को और क्या चाहिए, वर्षा चाहिए और गर्मी चाहिए, और पेड़ तैयार, ये पेड़ बन गए। विश्व के सबसे ऊंचे पेड़ों में गिने जाते हैं ये वाले पेड़, ठीक है। लेकिन इतना कुछ उपजाऊ, दशाएं इतनी उपजाऊ हैं कि एक और स्तर पेड़ों का इनके गैप में आ जाता है, यहां भी आ गया पेड़, समझ में आया। फिर जो भी थोड़ा बहुत प्रकाश नीचे पहुंचता है, उसको भी पकड़ने के लिए एक और स्तर के पेड़ आ जाते हैं, त्रिस्तरीय वन, 3 स्टोरी, 3 स्तरीय वन बनते हैं। और ऐसा हो जाता है कि यहां पर नीचे अंधकार रहता है, इतना कि प्रकाश तक नहीं पहुंच सकता। ये कौन से हैं, ये अमेजन घाटी के वन हैं। इन वनों का खास नाम है सेल्वाज वन। तो सेल्वाज क्या होता है समझ नहीं आया मेरे। बहुत ज्यादा सघन वन जो अमेजन नदी के विषुवतीय घाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें 3 परत होती हैं, सबसे ऊंचे, फिर बीच में, मध्यम टियर और न्यूनतम। और ऐसा हो जाता है कि प्रकाश तक नीचे नहीं पहुंच पाता। इन वनों को क्या कहा जाता है, सेल्वाज वन, सेल्वाज वन। कभी मेरे साथ अब ये वन इतने सघन हैं कि यहां पर फोटोसिंथेसिस, सभी को पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है,
प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से ये सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमें परेशान करती है, उसे सोख लेते हैं, और ऑक्सीजन हमें चाहिए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द प्लैनेट, ग्रह के फेफड़े। क्या कहा जाता है? फेफड़े, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। किसको? ब्राजील के वनों को क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द प्लैनेट, लंग्स ऑफ द प्लैनेट। समझ में आया? फोटोसिंथेसिस करते हैं इतना सारा। कुछ का यह मानना है कि पृथ्वी के वायुमंडल की 20% ऑक्सीजन तो यहीं से निकलती है। लेकिन आप जानते हैं धूम्रपान हमारे फेफड़ों को खराब कर देता है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि विश्व के ये फेफड़े खराब हो गए। लंग्स ऑफ द प्लैनेट जो आपने हर भूगोल की क्लास में सुना होगा, हर भूगोल का शिक्षक इन्हें लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब कोविड आया 2020-2021 में, उससे पहले इन वनों में आग लगी हुई थी। आप सब ने देखा होगा ब्राजील के वनों में भारी आग लगी, और उन आग लगने की वजह से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसने उत्सर्जित की, और ये क्षेत्र बन गया नेट पॉजिटिव। जो छात्र नहीं जानते, ये पर्यावरणीय टर्म है। जब किसी पारितंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है, सोखने की जगह ज्यादा निकलता है, उसे नेट पॉजिटिव कहते हैं। नेट पॉजिटिव अच्छी बात नहीं है। नेट पॉजिटिव को यूं मान लो एड्स पॉजिटिव टाइप, कैंसर पॉजिटिव टाइप, ये अच्छी बात नहीं है। हम क्या चाहते हैं? नेट नेगेटिव होना, कि भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करें, नेट नेगेटिव। लेकिन आग लगने की वजह से नेट पॉजिटिव हो गए। विश्व के इन फेफड़ों को हमने जला दिया है। हमने मतलब ब्राजील ने। सर, ये ब्राजील वाले बहुत बुरे लोग हैं, जला रहे हैं। ब्राजील वालों को कहा गया भाई मत जलाओ। तो ब्राजील वालों ने क्या कहा? क्यों ना जलाएं, हमें भी विकास करना है, हम भी ये भूमि चाहते हैं। हमने कहा ये दुनिया के फेफड़े हैं। तो बोले फेफड़े होंगे तो क्या आप फेफड़ों के लिए हमें कुछ दे रहे हो? हमने ठेका लिया आपके फेफड़े होने का। हमने ठेका लिया है कि आपके फेफड़े होने का, अगर कुछ मदद करो तो बात करो, नहीं तो हम काटेंगे। कुछ ऐसी ही बात कभी कभी भारत में मध्य प्रदेश के वनों के लिए होती है। भारत का जो वन क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश भी तो विकास चाहता है। मध्य प्रदेश में भी तो सड़क निर्माण और सारे राजमार्गों का और रेल मार्गों का निर्माण होना है। कटेंगे तो ध्यान रखिएगा, जिसको काटना हो, जो विकास करना हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के अगर किया जाए विकास, तो वो विकास पोषणीय विकास नहीं है, वो दूर तक नहीं जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को? तो ये हमने क्या बात की? एक नदी की, महान नदी है अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी, बहुत सारी सहायक नदियां, बहुत सुंदर वन। ऐसे वन, मतलब सुंदर तो खैर क्या ही बताऊं मैं, सुंदर नहीं कहूंगा, ये वन बहुत सघन वन है। यहाँ पे जहाज भी जाते हैं, मेरा भी यहाँ पे जाना हुआ इस नदी में यहाँ मीठा पानी है, बट बहुत सघन वन है। यहाँ उद्योग होता है, प्राथमिक उद्योग से जुड़ी हुई चीजें हैं। लकड़ी तो है ही है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रबड़ होता है, तो रबड़ का भी चीजें होती हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो गियाना का जो शील्ड है और ब्राजील का जो शील्ड है ना, इसमें लॉ अयस्क है। तो मैं अक्सर यहाँ पे लॉ अयस्क लेने के लिए जाया करता था, और मेरे जहाज यहाँ से लॉ अयस्क लेकर कहाँ लेकर जाएंगे? फिर यूके लेकर जाते थे हम। ठीक है, सभी लोग मेरे साथ। यहाँ की नदी डन, एक नदी यहाँ पर 2 नंबर। ये नदी यहां से गियाना के पठार पे चलती है और यहां से गिर जाती है। तो गिरेगी तो क्या करेगी? नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो क्या बनता है? जल्दी बताओ। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो क्या बनता है? जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कितने लोगों को पता है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। सर नोट्स, हाँ बच्चों हम नोट्स लिख रहे हैं। नदी का नाम ओरिनोको,
ओरिनोको नदी कहां से निकलती है? ये गियाना के पठार को काटती हुई जाती है। गियाना का पठार, गियाना के पठार से गिरती है और इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है। उस सहायक नदी पर कराओ, उस नदी का नाम है, आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं। उस सहायक नदी पर विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात है। सर्वोच्च जलप्रपात, जलप्रपात क्या होता है? वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। क्या नाम है? अब तक बहुत से छात्रों ने दे दिया होगा उत्तर, एंजल्स फॉल। एंजल्स फॉल, दिमाग लगाना है, सोचिए, नदी है, पठार पर जा रही है, पठार से जब गिरेगी तो एक ढाल पे गिरेगी, वहां बनेगा जलप्रपात। और कौन सा जलप्रपात है? एंजल्स जलप्रपात। सभी लोग मेरे साथ, ओरिनोको नदी याद रहेगी कहां पर है? जो लोग भटक जाते हैं, मैं एकदम से झट से अपना ही मानचित्र बनाता हूं, मुझे एटलस की जरूरत क्या है? एक मेरी नदी यहां आ गई और एक यहां आ गई, ये मेरी 2 नंबर ओरिनोको और ये मेरी 1 नंबर अमेजन। सभी लोग क्लियर? ठीक है, एंजल्स फॉल हो गया। सहायक नदी का नाम आपको जरूरत नहीं करने की, कराओ उसका नाम है, लेकिन कराओ कई बार नहीं मिलती है तो ओरिनोको, कई भूगोल की किताबें ओरिनोको ही लिख देती हैं, बट है ओरिनोको पर नहीं, उसकी सहायक नदी पर है। आपको फैक्चुअली करेक्ट करने के लिए बता रहा हूं, एंजल फॉल। अच्छा, अब एक बहुत बढ़िया सा क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां पर एक घाटी क्षेत्र मुझे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला क्षेत्र, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पीपीयू याद रखना है, पप्पू। पप्पू याद रख लीजिएगा, किसी का नाम है पप्पू तो बुरा मत मानिएगा। पीपीयू, 3 नदियां हैं, पराना, पैराग्वे और यूरुग्वे। सर ये तो देशों का नाम है, बिल्कुल बच्चों, ये देशों का नाम है, इन्हीं देशों के नाम से नदी बनी। ठीक है, तो मैं इसको 1 2 3 लिख रहा हूं। क्या नाम है? पप्पू। पप्पू से याद हो जाएगा, पराग्वे, पराना, यूरुग्वे। पराग्वे, पराना, यूरुग्वे। तो बच्चों ये मैंने नदी बनाई ऐसे और इस पे लिख दिया 1, तो कौन सी नदी है? अगर 1 लिखा है तो आप भी बना लीजिए, 1 लिखा है तो कौन सी नदी है? पराना नदी। पराना नदी, पराना पे मैं ये जोड़ रहा हूं 2, कौन सी नदी? पराग्वे नदी। और पराना पे ये जोड़ दिया 3। पूरी की पूरी घाटी भर गई कि नहीं भर गई? पूरी की पूरी घाटी भर गई। पराग्वे, पराना, यूरुग्वे, 3 नदियां हैं, नोट्स आप बना चुके हो, पराग्वे, पराना, यूरुग्वे। नदी का नाम पप्पू नदी, और इस घाटी में इस घाटी में आपके पास पराग्वे, पराना, यूरुग्वे इंपॉर्टेंट नदी है। अब ये तीनों नदियां ऐसे आई, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे आई और ये जुड़ गई और इनका मुहाना काफी चौड़ा हो गया। इनका मुहाना काफी चौड़ा है। ठीक है, ये कौन सी? पराग्वे, पराना, पराना, पराग्वे और यूरुग्वे। इनका मुहाना चौड़ा हो गया और इस चौड़े मुहाने पर 2 राजधानियां हैं। एक यूरुग्वे की राजधानी, क्या नाम है उस राजधानी का? जल्दी से देख के बताइए, क्या मोंटेवीडियो है? और यहां पर राजधानी ब्यूनोस आयर्स है या नहीं है? चेक करिए, 2 राजधानियां मिल जाएंगी। 2 राजधानियां मिल जाएंगी, मोंटेवीडियो और ब्यूनोस आयर्स। मिली या नहीं मिली? जल्दी से, जितने भी लोग कल ईमानदारी से दक्षिण अमेरिका को घर जाके मानचित्र में देखे होंगे, जो सिर्फ ये सोचते हैं भाई चांद देखने के लिए हम आए हैं, क्लास देखने के लिए आए हैं, 2 चीज के लिए आए हैं, बाकी हम पीछे नहीं पड़ेंगे, वो गड़बड़ है भाई। क्लास के बाद पढ़ना है। मोंटेवीडियो और ब्यूनोस आयर्स मिल गया। तो बच्चों क्या मैं ये कह सकता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिए, क्या मैं कह सकता हूं 1 2 3 यहां पर आके संयुक्त नदी बन जाती है? संयुक्त मतलब कंबाइंड स्ट्रीम, कंबाइंड रिवर। इसका नाम आप देखेंगे अपनी एटलस में, कितने बच्चे ये देख पा रहे हैं? रियो, डी,
ला प्लाटा लिखा है कहीं पर? स्पेनिश भाषा है, पढ़ के बताऊं? रियो मतलब नदी, डी ला मतलब ऑफ, प्लाटा, प्लाटा की नदी। स्पेनिश भाषा में लिखा है रियो डी ला प्लाटा, नीचे से पढ़ेंगे प्लाटा की नदी। तो प्लाटा नदी किससे बनी है जल्दी बताओ बच्चों। अपने भौतिक मानचित्र को खोलेंगे और देखिए बहुत अच्छे से उसी में नदी के मुंह में लिखा हुआ रियो डी ला प्लाटा। मिल गया सभी लोगों को रियो डी ला प्लाटा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल यहां पे मिलेगा आरडीपी, रियो डी ला प्लाटा। स्पेनिश भाषा को हिंदी कर दिया मैंने, प्लाटा की नदी। याद है रियो ग्रांडे अंतरराष्ट्रीय सीमा है किसकी? यूएसए और मैक्सिको, वहां भी स्पेनिश भाषा का प्रयोग, रियो ग्रांडे। रियो मतलब नदी, ग्रांडे मतलब भव्य, महान, वृहत नदी, ग्रैंड रिवर, रियो ग्रांडे। और यहां क्या बना? रियो डी ला प्लाटा। सभी लोग मेरे साथ? 3 चीजें हुई, 3 नदियां बनाई मैंने आपके साथ, आपका जीवन आसान कर दिया। एक नदी यहां, एक ओरिनोको, अमेजॉन और रियो डी ला प्लाटा। सभी लोग मेरे साथ? अमेजन की घाटी का क्या नाम बताया मैंने? अमेजन की घाटी में कौन से वन होते हैं? सर सेल्वाज बताया आपने, बहुत अच्छी बात है, ये सेल्वाज हो गया। सेल्वाज समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अच्छा, ओरिनोको क्यों पठार बनाती है? नहीं पठार नहीं, जलप्रपात क्यों आता है? सर यहां पे एक पठार है, किसका पठार? गियाना का पठार। यहां पर भी एक पठार है, ये किसका पठार? ब्राजील का पठार। इसी ब्राजील में माटो ग्रासो नाम का एक क्षेत्र है, पठार में माटो ग्रासो। सभी को समझ में आया? ठीक है। अभी सब लोग ध्यान देंगे, ये जो क्षेत्र है पैटागोनिया मरुस्थल के जस्ट उत्तर में, इस क्षेत्र को जो मैंने हरा किया है, यहां पे कौन से मशहूर घास क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है जल्दी बता दीजिए। पैम्पास। ये क्या है? पैम्पास। तो इस नदी से संबंधित क्या है? सेल्वास। और इस नदी घाटी से संबंधित क्या है? पैम्पास। याद रहेगा। पैम्पास क्या है? सर सेल्वास तो समझ में आ गया, पैम्पास नहीं आया। बच्चों सेल्वास क्या है? वन है, वन। और पैम्पास क्या है? ये वन नहीं है, ये वनस्पति यहां की क्या है? घास। तो ये घास क्षेत्र हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पैम्पास, पैम्पास कौन से देश में है? अर्जेंटीना में है। पैम्पास कौन से? अर्जेंटीना में है। यहां पे क्या होता है? यहां पे पशुपालन होता है, पशुपालन होता है। पशुपालन किस लिए होता है? दूध के लिए नहीं होता है, पशु के मांस के लिए होता है, मीट के लिए। अर्जेंटीना विश्व के बड़े मीट निर्यातक देशों में गिना जाता है। अर्जेंटीना विश्व के बड़े मीट निर्यातक देशों में गिना जाता है। ठीक है। तो पराना पैराग्वे और यूरुग्वे नदियों से मिलकर बनी है। नहीं सलोनी सिंह जी, पराना उससे पहले ही शुरू हो जाती है, आप चेक कर लीजिए। आपके सामने एटलस है, आप चेक कर लीजिए। पैराग्वे और यूरुग्वे से पहले ही पराना शुरू हो जाती है। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। उनमें जाके पैराग्वे आप देख लीजिए, पराना अलग से आई, पराना अलग से आई, उसमें पैराग्वे और यूरुग्वे मिल गए। ठीक है, 3 नदियां। यहां तक क्लियर? सभी लोग मेरे साथ हैं? ठीक है। अब ये तो हो गया पूर्वी तट। क्या आपको नहीं लगता कि पूर्वी तट के अंदर ये जो क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र, जिसपे 2 राजधानियां हैं, ये आर्थिक रूप से अहम हो जाएगा? आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा? सभी लोग, आर्थिक रूप से अहम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बहुत बड़ा आर्थिक क्षेत्र है, लेकिन ये पश्चिमी तट से अगर जुड़ जाए तो मजा आ जाए। तो एक और चीज देना चाहता हूं, नदियां क्लियर हो गई। 3 नदियां, ओरिनोको, अमेजन और पप्पू नदी का तंत्र। और यहां पर क्या आया? पैम्पाज। यहां पर क्या आया? सेल्वाज। सेल्वाज क्या है? वन है।
पैम्पास क्या है? पैम्पास क्या है? पैम्पास है घास क्षेत्र। अब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो मैं एक और मानचित्र बना रहा हूं, आप देख के मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये चीजें मिली। यहां पर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनोस आयर्स। कौन सी नदी पर है? जल्दी से बताओ बच्चों, कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर ब्यूनोस आयर्स? सर रियो डी ला प्लाटा पर। तो ये सागर से जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। अब हम आते हैं चिली की राजधानी। कितने लोग जानते हैं चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी क्या है बच्चों? सैंटियागो। सैंटियागो तट पे है या नहीं है? सैंटियागो पोर्ट का टाउन है या नहीं है? सैंटियागो तट पे है या नहीं है? यहां तो ब्यूनोस आयर्स हो गया, यहां पे सैंटियागो हो गया। क्या सैंटियागो एक पोर्ट है? क्या सैंटियागो एक पोर्ट है? क्योंकि पोर्ट होना जरूरी है, पोर्ट से क्या हो जाता है, आपके विश्व का व्यापार, विश्व व्यापार में मदद मिलती है। तो क्या सैंटियागो पोर्ट है? तो सभी लोग सैंटियागो पोर्ट नहीं है, सैंटियागो पोर्ट नहीं है। मैंने बहुत सी किताबों में देखा, बहुत से शिक्षकों को देखा, वो कहते हैं सैंटियागो पोर्ट है, सैंटियागो पोर्ट नहीं है। सैंटियागो को जोड़ा जाता है वालपराइजो। वालपराइजो जल्दी से ढूंढिए, पॉलिटिकल मैप में लिखा होगा वालपराइजो। ये वालपराइजो है, ये सैंटियागो है, 100 किलोमीटर अंदर है। इसे बहुत बढ़िया तरीका बनाया गया यूरोप में शहर विकास का। आप एक बात बताइए, सभी लोग एक बात बताइए, जहां पर पोर्ट होता है ना, पोर्ट पे बहुत से जहाज आते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सी गंदगी आती है। आप अपने शहर को, अपनी राजधानी को गंदा नहीं करना चाहते, तो आप पेयर में बनाते हैं। वालपराइजो पोर्ट है, इसको आउटपोर्ट बोलेंगे, और अंदर सैंटियागो है। सैंटियागो थोड़ा अंदर है। इस तरह यूरोप में भी बना। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस अंदर खींची गई है और उसका पोर्ट है लोहाव, लोहाव उसका पोर्ट है। इसी तरह से हमने देखा लंदन को भी थेम्स नदी में अंदर ले गए। साउथहैम्पटन अलग से उसका शहर दिया गया। तो ये मैं यूरोप में बताऊंगा, पर सैंटियागो अंदर वालपराइजो। अब बात यह है कि हम चाहते हैं कि पश्चिम और पूर्व दोनों में कनेक्शन हो जाए, लेकिन बीच में क्या आ रहा है बच्चों? व्यवधान आ रहा है। व्यवधान क्या है? एंडीज। इसको पार कौन करे? तो प्रकृति ने हमारी मदद कर दी। प्रकृति ने यहां पर क्या किया? एक दर्रा दे दिया। क्या दे दिया? दर्रा। दर्रा क्या होता है? पर्वतों में एक प्राकृतिक गैप। इस गैप का नाम क्या है? इस गैप का नाम है, इस गैप का नाम क्या है? उस्पलाता दर्रा। उस्पलाता दर्रा। अंग्रेजी वालों के लिए USPALATA, उस्पलाता पास। और क्या चाहिए हमें? हमने लिया, यहां से रेलगाड़ी जोड़ दी, यहां से ली और रेलगाड़ी ऐसे आती है, और इस मशहूर रेलगाड़ी का नाम क्या है? TAR। TAR का मतलब ट्रांस एंडियन रेलवे। एंडीज को पार करने के लिए जो रेलवे बनी उसको ट्रांस एंडियन रेलवे कहते हैं। सभी लोग मेरे साथ, सभी लोग मेरे साथ, सब चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, सब चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी आखिर में ये सब जुड़ जाएगा। फिर क्या पहाड़ और पर्वत में अंतर होता है? खाली बैठे बैठे पहाड़ और पर्वत में अंतर होता है? ठीक है, सभी लोग यहां पर। अब मैंने क्या किया? मैंने एक दक्षिण अमेरिका लिया। मैंने सोचा अपने छात्रों को क्या बताऊं, इसकी सरल आकृति बताता हूं। क्यों बताता हूं? यही चीज तो मैंने आपको उत्तर अमेरिका में भी कराई थी। मुझे लगा छात्रों को आदत हो गई होगी अब तक पर्वत ढूंढ लेने की। कितने लोग पर्वत ढूंढ पाए? पर्वत एक ही मिल गया, एंडीज मिल गया।
फिर मुझे लगा मैंने अपने छात्रों को पठार ढूंढने भी सिखाए थे उस महाद्वीप में, यहां भी सीख गए होंगे। 1 2 3 और 4 पठार भी ढूंढ लिए होंगे मेरे बच्चों ने। और उसके बाद क्या था, मैदान, तो बच्चों को मैदानी क्षेत्र मिले और उसमें कुछ नदियों की घाटियां हमने कर दी, पप्पू नदी घाटी कर दी हमने। फिर हमने कहा यहां बढ़िया वनस्पति भी होती हैं तो उनके नाम भी बता दें। इसका नाम हमने बताया सेल्वा, जिसका नाम बताया हमने प्रेरीज। फिर हमने कहा कि नदियों में कुछ वाणिज्यिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं तो यहां पे कुछ राजधानियों को जोड़ देते हैं, और राजधानियों को हमने किसी रेलवे लाइन से भी जोड़ दिया, हम ऐसे रेलवे भी बना दिए। हम ये पढ़ाए हैं आज आपको। हम कुछ राजनीतिक बातें भी किए हैं, कुछ यहाँ पे देश भी बताए हैं, कुछ गुच्छे भी बनाए हैं, उनकी राजधानियों की भी बात की है। अब आप सबसे अनुरोध क्या रहता है, आप सबसे अनुरोध क्या रहता है, क्लास खत्म होती है तो इसी क्रम में चीजों को देखिए। जो लोग देख रहे हैं उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा होगा, चीजें समझ भी आ रही होंगी, और हर महाद्वीप पर क्या क्या चीजें वो क्रम दिखाई दे रहा है। और यही क्रम हम किस पे करेंगे, अफ्रीका में भी करने वाले हैं। अब इसमें कोई छात्र मुझे कहता है कि सर जलवायु के बाद वनस्पति करा दो, कराऊंगा, पर पहले ये तो पकड़ में आ जाए, पहले ये तो पकड़ में आ जाए। 2 महाद्वीप हो गए आपके, और संडे तक आपके पास दोनों का पीडीएफ मटेरियल भी आ जाएगा। पीडीएफ प्यासे प्राणियों की आत्मा को शांति देने के लिए वो भी आ जाएगा। साथ में हम स्लाइड भी अपलोड कर देते हैं। सिर्फ आपसे क्या एक अनुरोध रहता है, जो प्रश्न पूछा जाए उस पर काम करो, जो प्रश्न पूछा जाए उस पर काम करो। तो टेस्ट ले लिया जाए, आज का टेस्ट ले लिया जाए। ये सबको समझ में आ गया, धरातलीय बनावट, ठीक है। ब्राजील, ब्राजीलिया, बोलीविया, इनकी कुछ की राजधानी मैंने कराई है, बाकी की राजधानी इतनी हमें अहम नहीं है, बट मैं फिर भी कराऊंगा इन राजधानियों की बात। अभी क्या कर रहा हूं, भौतिक भूगोल, जब इसका मानव भूगोल कराऊंगा तब ज्यादा, क्योंकि राजधानी तो मानव ने बनाई है ना, तब राजधानियों से जुड़ी हुई बातें बताऊंगा। इसकी लोकेशन हम कर ही चुके हैं, ये वाला भी पार्ट हमने आज रिवाइज कर लिया जो हमारे साथ ये थे। और निकारागुआ आपने प्रश्न में जो पूछा, पर्वतों को कैसे निर्माण होता है, मोड़दार पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी, 3 आपके काम के, गुंबदाकार और अपशिष्ट फिर कभी देख लेंगे, इनकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये मानचित्र आप तक पहुंचा दिया जाएगा, अगर आपके पास एटलस में नहीं है तो। इसका उत्तरी भाग लापाज जो शहर है, जो किसी ने कहा कि सर यहाँ पे झीलें कैसे बन सकती हैं, बेटा लापाज शहर ऐसा है। सोचिए, लापाज खुद सबसे ऊंची राजधानी है, लेकिन फिर भी ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अगर पानी बहकर आएगा तो लापाज के आसपास झील बन सकती कि नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती। ये उशुआइया है जो हमने आपको दिखाया था, सब जगह एंडीज पर्वत पिछवाड़े में दिखेंगे ही दिखेंगे, उसके बैकड्रॉप में दिखेंगे, और बर्फ पिघलेगी तो पानी आएगा, नदियां बनेंगी, बिल्कुल आएंगी। ये नदियां यहां पर भी आती हैं, छोटी छोटी नदियां यहां तक आएंगी। और फिर हमने कहा था ये रेगिस्तान, लेकिन रेगिस्तान का आज समय नहीं रहा, वरना आज रेगिस्तान से जुड़े हमें प्रश्नों के उत्तर भी देने थे। ये कुछ छात्रों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया तो मुझे लगा लगना चाहिए, ऐसे उत्तर लेखन की कोशिश होनी चाहिए। मरुस्थल, मरुस्थल, किसी छात्र ने लिखा है सर मरुस्थल इसलिए वेस्ट में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। तो मैं बताना चाहता हूँ मरुस्थल कहीं पर भी होगा तो वर्षा कम होगी, यहाँ ठंडी जलधारा होती है, ठीक कह रहे हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मानव निर्मित गतिविधियां, अगर मानव निर्मित होगा तो वो कहीं भी हो सकता है, फिर उसको 30 डिग्री नहीं होना पड़ेगा। सर मुझे लगता है कि अंडरग्राउंड वाटर भी कम होगा, और ज्यादा इंडस्ट्री का होना भी एक कारण हो सकता है, नदियां और जल के बदलने का भी कारण हो सकता है। सर हमें ऐसा लगता है कि यूरोप में इसलिए मरुस्थल नहीं है क्योंकि वहां ठंड ज्यादा होती होगी, और एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि सर वहां जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और बारिश के कारण यहाँ पर सूखा हो रहा है। सर आगे आप बताइए, कुछ गलत हो गया हो तो माफी चाहता हूं। तो इस छात्र के लिए और बाकी सभी छात्र के लिए, अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप बिल्कुल माफी मत मांगिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल इसी तरह से उत्तर से पहले सोचना चाहिए। हाँ ये बिंदुओं में गलती है, ये मैं मानता हूं, बट जिसने भी ये काम किया है कांग्रेचुलेशन। और बाकी छात्रों का भी आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कह रहा हूं, हम सब ने स्कूलों में सीखा प्रश्न पढ़ो, पहले सोचो आपको क्या बिंदु आते हैं, और ये सारे बिंदु लेने लायक नहीं है। तो बेटा आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने जो पहला कदम लिया है बहुत अच्छा कदम लिया है। अब मैं आपको गलती बताना चाहता हूं, इसमें बेटा आपने क्या गलती की है, आपने सोचा है कोई भी कारण जिससे मरुस्थल बन सकते हैं, मानवीय कारण ऑल्सो और प्राकृतिक कारण भी आपने सोचे।
ये पहला कदम होता है, इस कदम को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। बहुत अच्छा है, इसके लिए ताली बजाना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम किया बेटा। कई चीजें गलत हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध पश्चिमी तट पर प्राकृतिक रूप से क्या होता है। तो ये क्या हुआ? ये जनरल जानकारी हो गई। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर केवल 3 बिंदु है। उत्तरी, मैंने सबका नाम छुपा दिया ताकि आप लोगों को किसी को ऐसा ना लगे कि सर ने मेरा नाम ले लिया फिर क्या होगा। चिंता मत करिए, मुझे भी पता है कि आप अपने पूरे विश्वास में मुझे लिखते हैं, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप के होने के 3 कारण हैं, 3 और केवल 3। पहला, व्यापारिक पवनों की दिशा ये तट से विमुख होती है। दूसरा, ठंडी जलधारा बहती है। और तीसरा, यहां प्रति चक्रवातीय दशा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये हमें समझ नहीं आया। मेरा काम समझाना, आज इसका उत्तर नहीं कर रहा हूं, बस ये दिखाना चाह रहा हूं। जिस छात्र ने ये किया, ये 3 चैट में आया था, मैंने तीनों का स्क्रीनशॉट ले लिया। आपने अच्छा पहला कदम उठाया, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। आप माफी ना मांगे, लेकिन ये काम करते रहें। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके पास पैनापन आएगा, आपको प्रमुख कारण आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी महाद्वीपों के पश्चिम में पर्वत श्रृंखला है, ये किसी ने लिखा है, ये एकदम गलत बात है। ऐसा नहीं है, हर महाद्वीप के पश्चिम में पर्वत श्रृंखला नहीं है, फिर भी मरुस्थल है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पर्वत श्रृंखला नहीं है। अभी जो हमने नामीबिया की बात की, इनके पश्चिम में यहां पर पर्वत श्रृंखला है, यहां पे पर्वत श्रृंखला है, लेकिन यहां कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है बच्चों। तो हर महाद्वीप पे पर्वत श्रृंखला होना गलत बात है। यहां पर ये पश्चिमी एशिया है, यहां कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम सहारा मरुस्थल की भी बात करें तो केवल यहां पे छोटी सी है, यहां भी कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। यहां पर जिसने भी ये लिखा कि सभी महाद्वीपों के पश्चिम में पर्वत श्रृंखला है, इससे मरुस्थल बनते हैं, ये जानकारी का अभाव है। कोई बात नहीं, गलत तो हम कर ही सकते हैं। तो इस उत्तर को मैं फिर अगली क्लास में दूंगा। आप सबके पास सैटरडे और संडे आ रहा है, क्या आप उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका एटलस के साथ और पीडीएफ के साथ रिवाइज करना चाहेंगे और पक्का होना चाहेंगे? मुझे पता है कि आपके पिछले 5 दिन काफी खींचतान वाले रहे, मैंने भी आपको काफी खींच के रखा है, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद, विश्वास रख के आपने किया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अब जो हमें अवकाश मिलेगा इसमें अपने पुराने तरीके छोड़िए, फिर किलो भर के नोट्स बनाएंगे, क्या फायदा। ठीक है, टेस्ट ले लूं, और जो आप प्रश्न भेजते हैं मुझ तक आते हैं, अपने चैट्स लिखिए, बिना चिंता के लिखिए। लेकिन इधर उधर की बात लिखेंगे तो आपको पता है आपकी जान मेरे हाथ में आ जाती है फिर, और अगर मैंने उसकी गर्दन घुमा दी तब गड़बड़ है। तो हवाबाजी वाले भोकाली कमेंट मत लिखिएगा। कौन से कमेंट लिखेंगे जो आपके लिए जरूरी हैं, मैं उन्हें ही लेने वाला हूं। चलिए, आज के टेस्ट का समय आ गया है, लेटेस्ट टेस्ट। इसके बिना तो मैं जाने नहीं दूंगा, आपको भी पता है। और मौसम की दशा तो ऐसी है कि दिल्ली में बारिश हो रही है। ठीक है, और आज त्योहार भी चल रहा है, बहुत से लोगों ने नवरात्र के तो उपवास रखे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि फिर से और उपवास भी आने लगे, रमज़ान के भी उपवास आने लगे। तो जो लोग रमज़ान का फास्ट रख रहे हैं उन लोगों के लिए भी शाम को मौसम भी ऐसा है, और आपने क्लास अटेंड की है या रिकॉर्डिंग के लिए ले रहे हैं, मुझे पता है आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, व्रत के साथ भी दे रहे हैं। आप भूखे पेट रहते हैं पूरे दिन, और शाम को आप भी चाहते हैं कि रिलैक्स हो जाए। इस टेस्ट से कॉन्फिडेंस लेना है, घबराना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेस्ट देने के लिए पूरे दिल से दीजिए, और अंक लेकर आते हैं। 20 ले आए, सब लोग तैयार हैं 20 के लिए? जल्दी से, टेस्ट का क्या क्रम होता है? भूखे पेट भजन तो नहीं होता है, जितने भी लोग भूखे पेट चल रहे हैं टेस्ट लेंगे हम बढ़िया सा। और मैं बता रहा हूं 20 आ जाएंगे, घबराओ मत, विश्वास रखो। ठीक है, तो पहला बिंदु जल्दी से, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील सब पढ़ाया, उसके बारे में घबराना नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी झील जो है पेट्रोल वाली झील, क्या नाम था उसका? मैराकाइबो झील, मैराकाइबो झील। तीसरा, 3 नदियां है ना, पप्पू नदी, पराना, पराग्वे, युरुग्वे, तो उनकी जो मुंह जब जुड़ जाता है तो कौन सी नदी बनती है?
रियो डी ला प्लाटा, तीनों जब मिल जाती हैं, तीनों जब मिल जाती हैं, रियो डी ला प्लाटा। ठीक है। अच्छा, एक वन क्षेत्र है जो फेफड़े हुआ करता था, उसके साथ काफी तबाही चल रही है, सेल्वाज, सेल्वाज वन, सेल्वाज वन दे दीजिए मुझे, पैम्पास दे दीजिए। मैंने पैम्पास ही कहा था ना, प्रेरी तो नहीं कहा था, मैंने पैम्पास घास क्षेत्र ही कहा था ना। अगर मैंने प्रेरी कहा हो तो काट दीजिएगा, प्रेरी तो उत्तर अमेरिका में था। 6 नंबर, एक ऐसा दर्रा जिसने पश्चिम से पूर्व को जोड़ने में मदद की, उस पलाता दर्रा, उस पलाता दर्रा। सभी लोग चिंता मत करिए, अगर आप मेरे साथ थे तो आपको तो दिखाई दे रहा, अरे भाई वो रेल लेकर जानी है मुझे, उस पलाता दर्रे से कौन सी रेल जाती है? ट्रांस एंडियन रेल, ट्रांस एंडियन रेल। ठीक है। एक द्वीप जिस पे लड़ाई हो गई यूके और अर्जेंटीना की, द्वीप का नाम फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप। कौन रहता है इस द्वीप पर? कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, अधिकतर क्या रहते हैं? पेंगुइन रहते हैं। अगर पेंगुइन देखने जाना हो, एल्बेट्रोस देखने जाना हो, तो यहां पे यूके से फ्लाइट चलती है, चिली से फ्लाइट चलती है, और बहुत सुंदर जहाज, पानी के जहाज भी जाते हैं, पर्यटन के लिए है। और मैं बता दूं, इतने वर्षों में पता है इसकी आबादी कितनी है? उस फॉकलैंड आइलैंड 3000 लोग, 3700 लोग सारे रहते हैं, वो आज रहते होंगे। ठीक है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में चलिए, जब मैं दक्षिण पहुंच ही गया हूं, तो कितने लोगों को समुद्री लुटेरे ड्रेक्स की बात याद है? ड्रेक्स पैसेज। 10 नंबर में कितने लोग मुझे आज 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 सूरीनाम देश मेरे लिए बताएंगे कहां पर है? सूरीनाम देश, सूरीनाम देश। 11 नंबर मुझे जो है एक राजधानी आपको डालनी है, उस राजधानी का नाम है मानागुआ, मानागुआ राजधानी। 12 नंबर में कितने लोग मुझे बताना चाहेंगे एक पर्वत चोटी? कोटोपाक्सी, कोटोपाक्सी, कोटोपाक्सी। 13 नंबर किसी ने मुझसे जबरदस्ती की, सर 13 नहीं 14 देश हैं सर, एक द्वीप भी है, त्रिनिदाद टबेगो। त्रिनिदाद सर ये तो मैंने देखा ही नहीं था सर, ये तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था। त्रिनिदाद करके एक द्वीप है, उसके बारे में बताना था। 14 नंबर, 14 नंबर में मुझे बताइए मकर रेखा के 3 देश। मकर रेखा पे 4 देश थे, और 15 नंबर पे विषुवत रेखा पर 3 देश थे, उनके नाम चाहिए। इनके नाम देने हैं, बस इन्हें दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 कर दें? 15 में ही हो गए, 4 और 3 ये हो गए, आज इतने में ले आते हैं। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोगों को आज 15/15 मिल रहे हैं? और विश्वास करिए, आपने सिर्फ यही देखे नहीं है, इसके अंदर का भूगोल भी समझा है, केवल जानकारी नहीं दी, इसके अंदर का भूगोल भी समझा है। कहाँ मैदान होंगे, कहाँ पर्वत होंगे, कहाँ पठार होंगे, उत्तर अमेरिका में कहाँ मैदान होंगे, कहाँ पर्वत होंगे, कहाँ पठार होंगे, किस तरह के नूतन वलित पर्वत, किस तरह के पुरातन वलित पर्वत, कहाँ चोटियां हैं, किस तरह से प्लेटें आपस में टकरा रही हैं, किस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है। बहुत सी चीजें सीखी हैं आपने पिछली 5 क्लास में, और मैं जानता हूं कि मैंने अपने बौद्धिक क्षमता को आपको काफी खींचा है, और आप लोगों ने मुझ पर बहुत विश्वास दिखाया है, मुझे बहुत कुछ खींचने का अवसर भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और खींचना है, परेशान नहीं कर रहा हूं आपको, और खींचना है। आपका सपना मेरा भी सपना है। मैंने पहले दिन कहा था मुझे लालच है इस चीज का, आप सर्वोच्च रैंक्स में जाएंगे, और अगर मैं नहीं खींचूं तो फिर कौन खींचे? तो उसके लिए थोड़ी सी क्षमा। अगर आपको मैं थोड़ा आपके कंफर्ट जोन से बाहर लाता हूं, आपके तरीकों के परे मैं आपको खींचता हूं,
मुझे पता आपके तरीकों में केवल जानकारी सम्मिलित है। मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट भी करता हूँ, थोड़ा तेजी भी रखता हूँ जो आपके दिमाग को चैलेंज करता है। देखिए अगर तेजी नहीं रखूंगा ना, आप बोर हो जाएंगे, डल हो जाएंगे, दिमाग की रिसेप्टिविटी कम हो जाएगी। मनोविज्ञान से चलता हूँ, उतना खींचता हूँ। आप सब मुझे पता है मेरे साथी हैं उसमें, और हम लोग इसमें आपको गैप भी देते हैं, 2 दिन का गैप है, फिर रिवाइज करेंगे। हमारी जो वेबसाइट है KGS वाली, उसी KGS वेबसाइट पर प्लीज अपने क्वेश्चन आप डाल दीजिए, नहीं तो इसी चैट में डाल दीजिए, मेरे कोऑर्डिनेटर्स और मैं खुद देख लेंगे। मजे से डालिए जो आपके डाउट हैं। और PDF प्रेमी, PDF प्यासे प्राणी, PPP, आप लोगों के लिए PDF भी आ जाएगा। और जो एटलस में अभी तक नहीं लिख रहे कि एटलस तो मैं दहेज में ही ले जाऊंगा, एटलस में नहीं लिखूंगा, वो थोड़ा पाप कर लो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मुझे पता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अभी मेरे पास NCERT नहीं है, इसकी थोड़ी एक समस्या है विश्व भूगोल की। अब NCERT नहीं आती है, पहले आती थी। जो पुरानी, जो मैंने बताया प्रोफेसर कुरैशी के टाइम में जो NCERTs थी, पुरानी NCERT 6ठी और 7वीं में दिया हुआ है, जिसमें कोटोपाक्सी बताते हैं, लेकिन वो NCERT 1970 के दशक की लिखी हुई। अगर आपके पास पुरानी NCERT है तो आप यूज कर सकते हैं, अन्यथा मुझ पर विश्वास रखिए। मैं बहुत सी चीजें आपको परीक्षा से जुड़ी हुई और उसके आगे की दी हुई सारी चीजें लेकर आने वाला, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड दोनों त्योहारों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की भी और रमजान की भी। अपना खूब ख्याल रखें, अपने परिवार का खूब ख्याल रखें, एंड सब जगह खुशियां फैलाएं, और साथ ही साथ ज्ञान को भी अपने अंदर आने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड इट वॉज अ प्लेजर। गुड नाइट, जय हिंद। मंडे को मिलेंगे।